हेलो दोस्तों, नोबल बाय जेपीजी में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम आपको दिलचस्प नोबल से आधारित कहानियाँ पेश है। हर कहानी में जीवन, प्रेम, संघर्ष और जीवन की अनोखी कहानी होती है। यदि आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना न भूलें। आपका समर्थन हमें और बेहतर बनाने में मदद करता है। अध्याय 181 असुर भूत टॉवर। ये प्रतिभाशाली लोग पिछली कुछ परीक्षाओं में नहीं दिखे थे, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वे सभी इस परीक्षा में शामिल होंगे। क्या आज कोई खास दिन है? जैसे ही किसी ने चिल्लाकर कहा, वे अपनी अटकलें लगाना नहीं भूले। हाँ, बूबो भी दिखाई दिया। वह विश्व स्पिरिट गिल्ड के भीतर युवा पीढ़ी में नंबर 1 व्यक्ति है। वह केवल 16 वर्ष का है और वह पहले से ही मूल क्षेत्र के 7वें स्तर पर है। अफवाहों के अनुसार स्पिरिट फॉर्मेशन तकनीक में उसकी उपलब्धि की तुलना कोई नहीं कर सकता। और भी ज्यादा लोगों की नजरें उस युवक पर टिकी थीं जो प्रतिभाशाली लोगों के समूह का नेतृत्व कर रहा था। वह युवक किसी महिला की तरह सुंदर था और उसके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी जो बिल्कुल भी बनावटी नहीं थी। बूबो, तुमने आखिरकार व्हाइट क्लोक परीक्षा में भाग लेने का फैसला कर लिया है। ठीक उसी समय अचानक एक और स्पष्ट आवाज सुनाई दी। ऊपर देखा तो काले कपड़े पहने हुए युवा पुरुषों और महिलाओं का एक समूह भी हॉल में चला आया। युवा पुरुषों और महिलाओं के समूह में लगभग 100 लोग थे। वे पुरुषों और महिलाओं के भीतर के ड्रैगन और फीनिक्स भी थे। न केवल लोगों की संख्या विश्व आत्मा संघ के प्रतिभाशाली लोगों से कम नहीं थी, बल्कि उनकी साधना भी कम नहीं थी। नेतृत्व करने वाला युवक बिल्कुल बूबो जैसा ही था। वह भी मूल क्षेत्र के 7वें स्तर पर था। उनकी उम्र भी बहुत समान थी। ऐसा लग रहा था कि वह भी 16 साल का था। हालांकि जब युवा पुरुषों और महिलाओं के समूह की तुलना वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड के प्रतिभाशाली लोगों से की गई तो उनमें बहुत बड़ा अंतर था। उनके चेहरों पर मुस्कुराहट का एक भी निशान नहीं था और उनके चेहरे पर केवल गर्व के भाव थे। ये जी कबीले के प्रतिभाशाली लोग हैं। वे भी व्हाइट क्लोक परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। आज कौन सा दिन है? क्या वह व्यक्ति जी कबीले की युवा पीढ़ी में नंबर 1 व्यक्ति है? जी बुफान। युवा पुरुषों और महिलाओं की उपस्थिति ने भीड़ में एक और बड़ी प्रतिक्रिया पैदा की। वे प्राचीन प्रतिभाशाली कबीले जी कबीले के लोग थे। जी बुफान, 100 साल पहले मेरे वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड के वरिष्ठों ने आपके जी कबीले के साथ ट्विस्टेड फॉरेस्ट में स्पिरिट फॉर्मेशन प्रतियोगिता की थी, लेकिन अंत में मुकाबला बराबरी पर छूटा था। आज आपकी और मेरी दोनों तरफ से युवा पीढ़ी फिर से यहाँ एकत्रित हो रही है। ये वास्तव में भाग्य है, बूबो ने मुस्कुराते हुए कहा। इससे कम, उस साल अगर वह रहस्यमय व्यक्ति हस्तक्षेप करने के लिए नहीं आया होता तो मेरा जी कबीला आपके विश्व आत्मा गिल्ड को हरा देता। आज हम यहाँ किस्मत से नहीं मिले हैं। ये 2 युवा पीढ़ियों के बीच मुकाबला है। आप और मैं दोनों ही अपने दिलों में ये जानते हैं, इसलिए कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। जी बुफान ने ठंडी आवाज में कहा। तुम पागल क्यों हो रहे हो? आज असुर भूत टॉवर तुम्हें नीचे दबा देगा और तुम में से कोई भी चौथी मंजिल पर नहीं जा पाएगा। वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड के एक युवक ने नाराजगी से चिल्लाया। चौथी मंजिल? क्या तुम वहां जा रहे हो? जी बुफान ने व्यंग्य करते हुए कहा। मैं। उस युवक के चेहरे का भाव बदल गया और वह थोड़ा अवाक हो गया। कचरा, चुप हो जाना चाहिए। मेरे सामने चौथी मंजिल का जिक्र करना। अगर तुम तीसरी मंजिल पर भी जा सको तो किस्मत अच्छी होगी। जी बुफान के चेहरे पर घृणा साफ झलक रही थी। सच है, मैं चौथी मंजिल पर नहीं जा सकता, लेकिन बूबो जरूर जा सकता है। वह तुम्हें चौथी मंजिल पर ही कुचलकर मार डालेगा, युवक ने डांटा। बूबो, मुझे विश्वास है कि बूबो आ सकता है, लेकिन अफसोस की बात है कि मेरा लक्ष्य 5वीं मंजिल है। बूबो, क्या तुम आने की हिम्मत कर सकते हो? जी बुफान ने पूछा। मैं तुम्हें 5वीं मंजिल पर देखूंगा। बूबो हल्के से मुस्कुराया और फिर कुछ नहीं बोला। उसने वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड के प्रतिभाशाली लोगों को एक आलीशान कमरे में ले गया। यह एक आराम करने की जगह थी, हालांकि कोई भी उस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता था। जैसे ही उन्होंने प्रतिभाशाली लोगों को आगे बढ़ते देखा, वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड के लोगों ने सिर हिलाया और बूबो और अन्य लोगों की ओर झुक गए। ये देखा जा सकता था कि न केवल उनकी प्रतिभा खराब नहीं थी, बल्कि उनकी स्थिति भी काफी अच्छी थी। वरना विशेषज्ञ उनके प्रति इतने विनम्र कैसे हो सकते थे? चलो चलें। जी बुफान ने भी एक विशेष बैच निकाला और हॉल में एक और शानदार विश्राम कक्ष की ओर चल दिया। जब उनका सामना उस समूह से हुआ तो वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड के लोगों ने भी अनादर करने की हिम्मत नहीं की।
तो आज वही महान युद्ध है जो 100 साल पहले वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड और जी कबीले के बीच हुआ था। कोई आश्चर्य नहीं कि आज इतने सारे प्रतिभाशाली लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ऐसा लगता है कि आज देखने के लिए अच्छी चीजें होंगी, लेकिन दुख की बात है कि हमारे लिए उस असुर भूत टॉवर तक पहुंचना बहुत मुश्किल होगा। प्रतिभाशाली लोगों के समूह के चले जाने के बाद भीड़ ने एक बार फिर अपनी चर्चाएं शुरू कर दी। बड़े भाई, यह मुड़ा हुआ जंगल क्या है? और असुर भूत टॉवर के बारे में क्या? वे कई मंजिलों के बारे में क्या बात कर रहे थे? चू फैंग ने उत्सुकता से पूछा। तुम्हें ये भी नहीं पता? ये पहली बार है कि तुम आत्मा प्रांत में आए हो, है ना? उस युवक ने चू फैंग को अजीब तरह से देखा। हाँ, मैं एज्योर प्रांत से आया हूँ। चू फैंग ने उस मासूम व्यक्ति को देखकर मुस्कुराया। एज्योर प्रांत, यह अभी भी काफी करीब है, लेकिन आखिरकार जो लोग स्पिरिट प्रांत से नहीं हैं, उन्हें नहीं जानने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। मैं तुम्हें इसके बारे में बताता हूँ। इस व्हाइट क्लोक परीक्षा के 3 चरण हैं। पहला है स्पिरिट फॉर्मेशन नियंत्रण, और ये परीक्षा किसी व्यक्ति की स्पिरिट फॉर्मेशन पर नियंत्रण करने की क्षमता के बारे में है। पहले चरण को पास करने के लिए आपको केवल स्पिरिट फॉर्मेशन तकनीक का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए और इसे पास करना मुश्किल नहीं है। सबसे कठिन चरण दूसरा चरण है, मुड़ा हुआ जंगल। मुड़ा हुआ जंगल अपने आप में एक बहुत बड़ी संरचना है। इसके भीतर कोई तंत्र नहीं है, हालांकि वहां कोहरा बहुत घना है और जांच विश्व प्रेतात्मा की अवलोकन शक्ति के बारे में है। जब तक आप मुड़े हुए जंगल से गुजर सकते हैं, तब तक विश्व आत्मा सफेद लबादा मुफ्त रहेगा और इनाम भी मिलेगा। जो कोई भी उस चरण को पार करेगा, उसे एक आत्मा फल का बीज मिल सकता है। आत्मा फल बीज, ये सही है, यह एक स्पिरिट फ्रूट का बीज है। ये स्पिरिट फ्रूट का बीज काफी अच्छी चीज है। ये किसी की स्पिरिट फॉर्मेशन शक्ति को और भी शुद्ध बना सकता है और उनकी स्पिरिट शक्ति को और भी मजबूत बना सकता है। हालांकि आखिरकार ये केवल एक बीज है और इसमें निहित शक्ति सीमित है। इसलिए यदि वे इच्छुक हैं, तो वे तीसरे चरण में प्रवेश कर सकते हैं, और वह है असुर भूत टॉवर। असुर भूत टॉवर में स्पिरिट प्रेशर होता है। स्पिरिट प्रेशर स्पिरिट फ्रूट के बीज के विकास को तेजी से बढ़ा सकता है। मैंने जो सुना है, उसके अनुसार दूसरी मंजिल पर आत्मिक फल का बीज अंकुरित होगा, तीसरी मंजिल पर उसमें शाखाएं और पत्तियां उगेंगी, चौथी मंजिल पर उसमें फूल खिलेंगे, 5वीं मंजिल पर उसमें फल लगेंगे और छठी मंजिल पर आत्मिक फल पकेगा। हालांकि आत्मा का दबाव मानव शरीर के लिए हानिकारक है, इसलिए इसे आत्मा की शक्ति से रोकना होगा। आत्मा की शक्ति की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। यह नहीं कि उनके पास कितनी शक्ति है, बल्कि उनकी गुणवत्ता। व्यक्ति की इच्छा शक्ति। आत्मिक दबाव को विश्व आत्मवादी की प्रतिभा का परीक्षण कहा जा सकता है। अब तक ऐसा कोई नहीं हुआ जो छठी मंजिल तक पहुंच सका हो, और जो लोग 5वीं मंजिल पर कदम रख चुके हैं, वे पहले से ही सच्चे प्रतिभाशाली हैं। उस व्यक्ति ने चू फैंग को समझाया। ये सचमुच बहुत बढ़िया है। चू फैंग अपने दिल में खुश था। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि परीक्षा के दूसरे चरण का इनाम वह स्पिरिट फ्रूट बीज था जिसे वह चाहता था। जब तक वह असुर भोज टॉवर पर जाता, वह बीज को बढ़ने दे सकता था। उसे बस छठी मंजिल पर कदम रखने की जरूरत थी ताकि बीज उग सके और पके फल पैदा हो सके। इसका मतलब ये भी था कि चू फैंग एग्गी को बचा सकता था। वह खुश कैसे नहीं हो सकता था। हालांकि असुर भोज टॉवर नाम सुनकर चू फैंग के मन में एक विचार आया। उसे अच्छी तरह याद था कि जब एग्गी ने अपनी विशेष शक्ति का प्रदर्शन किया था, तो उसने असुर शब्द का उल्लेख किया था। अध्याय 182 शिखर प्रतिभाएं। असुर भूत टॉवर, कितना अजीब नाम है। चू फैंग ने ऐसा अभिनय किया जैसे वह खुद से बात करते हुए कुछ समझ नहीं पाया। यह असुर भूत टॉवर कोई साधारण चीज नहीं है। अफवाहों के अनुसार इसका इतिहास 10,000 साल से भी पुराना है। इसके भीतर खजाने हैं, और वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड का निर्माण यहाँ इसलिए किया गया था क्योंकि वे असुर भूत टॉवर पर एकाधिकार करना चाहते थे। इस असुर भूत टॉवर के लिए विश्व आत्मा गिल्ड और जी कबीले के बीच बहुत सारे संघर्ष हुए। सबसे हालिया घटना 100 साल पहले की है, जब हजारों सालों से अदृश्य प्रतिभाएं वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड और जी कबीले दोनों में प्रकट हुईं। इन दो प्रतिभाशाली लोगों के मार्गदर्शन में वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड और जी कबीले के लोगों ने अभूतपूर्व समृद्धि का समय बिताया। उस समय स्पिरिट प्रांत को 9 प्रांतों में सबसे मजबूत प्रांत माना जाता था। एक दिन जी कबीले के प्रतिभाशाली व्यक्ति ने जी कबीले के सभी लोगों को विश्व आत्मा गिल्ड में ले जाया और उन्होंने असुर भूत टॉवर को वापस लेने की शपथ ली। कोई भी पक्ष पीछे नहीं हटा और एक महान युद्ध होने वाला था। उस समय यदि युद्ध हुआ
तो निस्संदेह ही पूरे स्पिरिट प्रांत को ध्वस्त कर देगा, क्योंकि वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड और जी कबीले बहुत मजबूत थे। हालांकि अनावश्यक मौतों और चोटों से बचने के लिए वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड के जीनियस ने जी कबीले के जीनियस के खिलाफ स्पिरिट फॉर्मेशन तकनीकों में द्वंद्व युद्ध करने का सुझाव दिया। विजेता असुर घोस्ट टॉवर पर कब्जा कर सकता था। द्वंद्व युद्ध का स्थान ट्विस्टेड फॉरेस्ट था। मैंने जो सुना है उसके अनुसार उस दिन दोनों लोगों ने जिस स्पिरिट फॉर्मेशन तकनीक का इस्तेमाल किया था उसका इस्तेमाल चरम सीमा तक किया गया था। उनकी लड़ाई ने वास्तव में आसमान को धुंधला कर दिया और जमीन को काला कर दिया, और सूरज और चांद दोनों ही चमक नहीं पाए। जैसे ही उसने उस साल हुई पिछली घटनाओं का जिक्र किया, उसका हाथ नाचने लगा और उसने हर जगह इशारे किए, मानो उसने व्यक्तिगत रूप से सब कुछ देखा हो। आखिर में कौन जीता? चू फैन को यह समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा प्रतिभाशाली व्यक्ति जीता और कौन सा प्रतिभाशाली व्यक्ति हारा। आह, दोनों हार गए। उस व्यक्ति ने आह भरते हुए अपना सिर हिलाया, जबकि उसके चेहरे पर दया के अलावा कुछ नहीं था। दोनों हार गए। दोनों घायल हो गए और हार गए, या फिर मुकाबला बराबरी का था? चू फैंग ने बारीकी से पूछा। वे किसी से हार गए थे, उस व्यक्ति ने कहा। किसी से हार गए? क्या वे दोनों लोग उस समय के सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं थे? वे किसी से कैसे हार सकते थे? चू फैंग को भी काफी झटका लगा। युवक ने जो कहा उसके अनुसार दोनों प्रतिभाशाली लोग बहुत प्रभावशाली थे। उन्हें कैसे हराया जा सकता था? उन्हें हराने वाला व्यक्ति कितना शक्तिशाली होगा? वे वास्तव में पराजित हुए थे, लेकिन वे एक विश्व अध्यात्मवादी द्वारा पराजित हुए थे जो आत्मा प्राण से संबंधित नहीं था। उस विश्व अध्यात्मवादी की उम्र विश्व आत्मा संघ और जी कबीले के प्रतिभाशाली लोगों से भी कम थी। प्रतिभाशाली लोगों में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति, युवक ने बताया। वह ताकतवर, उस व्यक्ति का नाम क्या था? क्या किसी को पता था कि वह व्यक्ति कहाँ से आया था? चू फैन को तुरंत जिज्ञासा हुई कि वह व्यक्ति कौन था। वह व्यक्ति वास्तव में ताकतवर था अगर वह अकेले ही दो शीर्ष प्रतिभाओं को हराने में सक्षम था। कोई नहीं जानता था कि उसका नाम क्या था और न ही कोई जानता था कि वह कहाँ से आया था। वे केवल इतना जानते थे कि उसकी साधना प्रभावशाली थी और उसकी आत्मा निर्माण तकनीक को परिपूर्ण कहा जा सकता था। हालांकि उसकी एक खासियत थी, और वह ये कि उसके कान तीखे थे। उसकी पुतलियां लाल थीं और उसके मुंह में तीखे दांत थे। क्योंकि उसका रूप विशेष था, इसलिए कुछ लोगों को यह भी संदेह था कि वह एक राक्षसी जानवर है। हालांकि राक्षसी जानवरों के लिए आत्मा निर्माण तकनीकों में साधना करना वर्जित है, इसलिए और भी अधिक लोगों को लगा कि उसका रूप थोड़ा अजीब था। इतने शक्तिशाली व्यक्ति का इतना नामहीन होना असंभव है। अगर वह अभी भी जीवित होता तो उसका नाम दुनिया को हिला देता। ये कैसे संभव है कि कोई नहीं जानता कि उसका नाम क्या है? चू फैंग बहुत उलझन में था। आप सही कह रहे हैं। उस वर्ष जब उसने वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड और जी कबीले के दोनों शीर्ष प्रतिभाशाली लोगों को हराया तो उसे असुर घोस्ट टॉवर पर अधिकार मिल गया। उसने पहले ही 9 प्रांतों को हिला दिया था और यहाँ तक कि जियांग राजवंश भी उसे अपने साथ जोड़ना चाहता था और मैत्रीपूर्ण संबंध शुरू करना चाहता था। लेकिन दुख की बात है कि 2 प्रतिभाशाली लोगों को हराने के तुरंत बाद वह पूरी तरह से गायब हो गया और फिर कभी दिखाई नहीं दिया। इसलिए स्वाभाविक रूप से कोई भी उसका नाम नहीं जानता था और वह बेहद रहस्यमय था। दोनों प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की बात करें तो चूंकि वे हार गए थे, इसलिए वे निराश हो गए और दोनों ने खुद को अलग थलग कर लिया। वे आज भी सामने नहीं आए हैं, लेकिन उस साल उन दोनों में जो प्रतिभा थी, मुझे यकीन है कि आज वे और भी ज्यादा प्रभावशाली होंगे। वास्तव में उन 2 लोगों के अस्तित्व के कारण बहुत कम लोग स्पिरिट प्रांत पर आक्रमण करने का साहस करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर 2 लोग बाहर आ गए तो 9 प्रांतों के भीतर स्पिरिट प्रांत निश्चित रूप से अभी भी प्रथम स्थान पर रहेगा। उन 2 प्रतिभाशाली लोगों का नाम क्या है? जी कबीले वाले को जीशी कहा जाता है। विश्व आत्मा संघ से एक व्यक्ति का नाम गु तियान चेन है। हालांकि अगर वे दोनों लोग अभी भी जीवित हैं तो भी वे बूढ़े व्यक्ति होंगे जो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर होंगे। मुझे आश्चर्य है कि क्या उन 2 लोगों की महिमा अभी भी देखी जा सकती है। आह, क्या शर्म की बात है। 2 प्रतिभाशाली लोग जो 1000 साल में भी नहीं मिल पाए, वे ऐसे ही निराश हो गए। स्पिरिट प्रांत के एक व्यक्ति के रूप में उस युवक ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि 2 प्रतिभाशाली लोगों का निराश होना बहुत दुखद था। ये वास्तव में शर्म की बात है, लेकिन मुझे उस रहस्यमय व्यक्ति पर अधिक दया आती है जिसने 2 लोगों को हराया। आखिरकार उसकी ताकत के साथ उसे अज्ञात नहीं होना चाहिए। चू फैंग ने कहा। 4 घंटे तक इंतजार करने के बाद
तथाकथित विश्व अध्यात्मवादी श्वेत लबादा परीक्षा आखिरकार शुरू हुई। विशाल महल में असंख्य दरवाजे थे। विश्व आत्मा संघ की व्यवस्था के तहत चू फेंग और 2 अन्य लोगों ने एक समूह बनाया और एक कमरे में प्रवेश किया। कमरे में प्रवेश करने के बाद एक चौकोर महल दिखाई दिया। महल की दूसरी तरफ एक और दरवाजा था। दरवाजे के सामने एक व्यक्ति खड़ा था और वह एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था जिसने भूरे रंग का लबादा पहना हुआ था। जाहिर है वह एक ग्रे लबादा वाला विश्व प्रेतवादी था। महल के बीच में 3 मानव आकार की मूर्तियां थीं। वे काले लोहे से बनी थीं और उन पर एक साधारण आत्मा संरचना रखी गई थी। वे सामान्य काले लोहे की तुलना में बहुत अधिक कठोर थीं। एक मूर्ति को तोड़ो, प्रहारों की संख्या एकल अंकों में होगी। जितनी जल्दी यह टूटेगी उतने ही अधिक अंक मिलेंगे। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने स्पष्ट रूप से कहा, मैं पहले जाऊंगा। मुझे इस चीज को संभालने के लिए केवल 10 वार की जरूरत है। चू फैन के बाईं ओर बैठा युवक उसके पास आया। टीएन चीनी वर्ण के संदर्भ में 10 शी है, जबकि 11 शी है, इसलिए 10 स्ट्राइक अभी भी एकल अंक है। वह व्यक्ति काफी स्वस्थ था और उसकी लंबाई 2 मीटर थी। उसकी बाह की मांसपेशियां चू फैंग की जांघ से भी मोटी थीं और दिखने में वह एक बड़े वयस्क व्यक्ति जैसा लग रहा था। वह मूर्ति के सामने पहुंचा। सबसे पहले उसने अपने शरीर को थोड़ा गर्म किया और अंगुलियों के चटकने की स्पष्ट आवाजें निकलीं। उसके बाद उसने जमकर ताकत का इस्तेमाल किया और अपनी आभा को बाहर निकाला जो मूल क्षेत्र के तीसरे स्तर पर थी। फिर उसने लगातार मुट्ठियां बाहर फेंकी जो रेत की बोरियों जितनी बड़ी थीं। क्लैंग 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 क्लैंग, मुट्ठियां मूर्ति पर गिरी और स्टील के आपस में टकराने जैसी आवाजें आईं। यहाँ तक कि चिंगारी भी निकली। 10वीं मुट्ठी के गिरने के बाद मूर्ति पर सचमुच एक दरार दिखाई दी और दरार तेजी से फैल गई। अंत में मूर्ति 2 टुकड़ों में विभाजित हो गई और वह फर्श पर गिर गई। उसी समय हृष्ट-पुष्ट युवक घूमा और चू फैंग तथा चू फैंग के दाहिनी ओर बैठी युवती को देखकर गर्व से मुस्कुराया। दरअसल वह मुख्य रूप से उस युवती को देखकर मुस्कुरा रहा था। हालांकि वह कोई बहुत सुंदर नहीं थी, फिर भी वह काफी सुंदर थी। उसकी छाती के सामने गर्व करने लायक 2 गोल चीजें स्पष्ट रूप से उस सुगठित युवक की पसंद के अनुकूल थीं। हृष्ट-पुष्ट युवक ने युवती की ओर चमकीले सफेद दांतों की 2 पंक्तियां दिखाईं। उसने अपनी मजबूत मांसपेशियों के साथ कुछ प्रभावशाली हरकतें भी की, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया क्योंकि युवती ने उसकी ओर देखा तक नहीं। हालांकि वह निराश नहीं हुआ और उसने उन आकर्षक हरकतों को करना जारी रखा। एक नंगे पास। हालांकि जब ऐसा मूल्यांकन पीछे से आया तो उस हटे कट्टे युवक का चेहरा तुरंत सख्त हो गया और उसके मुंह का कोना फड़क उठा। अध्याय 183 मुड़ा हुआ जंगल। हम्फ, कचरा। वह युवती जो बहुत देर तक चुप रही, उसने उस सुगठित युवक की ओर एक नजर डाली जब वह उसके पास से गुजरी। वह काले लोहे की मूर्ति के सामने पहुंचे, फिर अचानक अपना पैर उठाया और हमला करना शुरू कर दिया। मूल क्षेत्र के चौथे स्तर की खेती बिना किसी रोक टोक के प्रदर्शित की गई। स्वूश स्वूश। युवा महिला की किकिंग तकनीक काफी प्रभावशाली थी। वे तेज थीं, आफ्टर इमेज बनाए गए थे और उनमें बहुत ताकत थी। हवा ऊपर उठी हुई थी और यह कोई साधारण किकिंग तकनीक नहीं थी। यह एक मार्शल कौशल था, एक बहुत मजबूत किकिंग तकनीक मार्शल कौशल जो रैंक 4 से कमजोर नहीं होगा। धमाका। 5वीं लात के बाद एक जोरदार धमाका हुआ और काले लोहे की मूर्ति युवती से अलग होकर टुकड़ों में टूट गई और टुकड़े फर्श पर गिर गए। क्या तुमने देखा? मुझे खुद सिर्फ 5 वार की जरूरत है। युवती ने आत्मसंतुष्ट होकर हटे कट्टे युवक की ओर एक नजर डाली। युवक का चेहरा इस समय बहुत ही बदसूरत था। चाहे साधना हो या विधि, वह उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। उसका मजाक उड़ाए जाने के बाद भी वह कुछ नहीं कह सकता था। उसे पहले उसके सामने खिलवाड़ करने के लिए किसने कहा था? हम बुरा नहीं है। पास। वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड के सदस्य ने संतोष में अपना सिर हिलाया। उस समय घटनास्थल पर मौजूद 4 लोगों में से 3 ने अवचेतन रूप से चू फैन की ओर अपनी नजर डाली। हृष्ट-पुष्ट युवक की नजर में उम्मीद भरी हुई थी। युवती के समाप्त होने के बाद उसे लगा कि अब उसके पास कोई चेहरा नहीं बचा है। हालांकि वह जानता था कि वह चू फैन से कुछ चेहरा वापस पा सकता है क्योंकि वह महसूस कर सकता था कि चू फैन की साधना मूल क्षेत्र का मात्र पहला स्तर थी। उनके सामने जो परीक्षा थी उसका आत्मा निर्माण तकनीक से कोई संबंध नहीं था और यह केवल एक सरल साधना परीक्षा थी। इसलिए उस सुगठित युवक को लगा कि चू फैन के साथ वह सबसे अधिक सम्मान नहीं खोएगा और वह सबसे नीचे नहीं रहेगा। तीनों लोगों की निगाहों के सामने चू फैन ने अपना सीना बाहर निकाला और सिर ऊपर उठाया।
बिना किसी जल्दबाजी के वह काले लोहे की मूर्ति के सामने चला गया। उसने पहले अपनी 5 उंगलियां खोली, फिर उन्हें कसकर बंद किया और हाथ ऊपर उठाकर उसने काले लोहे की मूर्ति पर मुक्का मारा। चू फैंग का मुक्का असाधारण रूप से तेज था। ये वास्तव में बिजली की तरह था। धमाके के साथ अतुलनीय रूप से कठोर काले लोहे की मूर्ति चू फैंग के मुंह से पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। ये टुकड़ों में नहीं टूटी, ये वास्तव में बिखर गई। एक वार, उसने सिर्फ एक वार किया। जब उन्होंने फर्श पर बिखरी मूर्ति के टुकड़ों को देखा तो वहां मौजूद तीनों लोग बहुत हैरान हो गए। युवती ने आश्चर्य में अपना छोटा सा मुंह खोला और उसकी आंखें अवर्णनीय सदमे से चू फैंग को घूरने लगी। जहां तक वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड के बुजुर्ग की बात है तो उनकी नज़र भी चमक उठी और काफी देर बाद ही वे शांत हुए और थोड़ा सिर हिलाया। उन्होंने मुस्कुराते हुए संतोष के साथ कहा, बुरा नहीं है। अच्छा अंकुर मिलना मुश्किल है। ये कैसे संभव है? यह आदमी स्पष्ट रूप से मूल क्षेत्र के केवल प्रथम स्तर पर है। उसने किसी भी मार्शल कौशल का उपयोग नहीं किया, फिर भी उसने इतनी आसानी से काले लोहे की मूर्ति को टुकड़ों में तोड़ दिया जैसे कि वह कुछ भी नहीं था। हालांकि सबसे शानदार अभिव्यक्ति वाला व्यक्ति एक हृष्ट-पुष्ट युवक था। चाहे जो भी हो, उसने कभी नहीं सोचा होगा कि चू फैंग जो कीचड़ की तरह कमजोर लग रहा था, वह उस हद तक मजबूत था। यहाँ तक कि मूल क्षेत्र के 5वें स्तर पर मौजूद व्यक्ति भी ऐसा नहीं कर सकता था। हालांकि चू फैंग जो मूल क्षेत्र के केवल पहले स्तर पर था, वह ऐसा कर सकता था। इसका क्या मतलब था? जो लोग थोड़ी बुद्धि रखते थे, वे भीतर की प्रभावशालीता के बारे में सोच सकते थे। मार्शल पावर टेस्ट के बाद स्पिरिट फॉर्मेशन तकनीक का परीक्षण हुआ। सबसे महत्वपूर्ण भाग स्पिरिट फॉर्मेशन पर नियंत्रण, स्पिरिट फॉर्मेशन की कठोरता और स्पिरिट पावर की संवेदनशीलता थी। सबसे पहले चू फैंग के प्रति उस सुगठित युवक का रवैया ये था कि उसे लगता था कि चू फैंग के पास असामान्यता की हद तक मजबूत मार्शल शक्ति थी, क्योंकि उसे संदेह था कि चू फैंग अपना अधिकांश समय साधना में बिताता है। ये संभव था कि वह आत्मा निर्माण तकनीक के मामले में उसके और युवती की तुलना में कमजोर था। हालांकि जब चू फैंग ने आत्मा निर्माण तकनीकों के साथ अपने तरीकों का प्रदर्शन किया, तो चाहे वह युवक हो या युवती, या यहाँ तक कि विश्व आत्मा संघ से विश्व अध्यात्मवादी भी हो, वे सभी अचंभित रह गए और वे चू फैंग की ताकत से पूरी तरह अभिभूत हो गए। अंत में वे तीनों सफलतापूर्वक परीक्षा पास कर गए और उन्होंने व्हाइट क्लोक परीक्षा का पहला चरण पास कर लिया। वे एक नया बैच लेकर उस जगह से निकल सकते थे और वर्ल्ड स्पिरिट व्हाइट क्लोक खरीद सकते थे। हालांकि परीक्षा समाप्त होने के बाद वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड के वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट ने चू फैंग का नाम छोड़ दिया। उन्होंने चू फैंग को एक मुश्किल से दिखने वाली प्रतिभा का मूल्यांकन भी दिया। चू फैंग भाई, आपकी ताकत सचमुच नकली नहीं है और मैं वास्तव में प्रशंसा में झुकूंगा। भाई चू फैंग, अपनी ताकत के साथ आप दूसरे चरण को चुनौती देने जा रहे हैं, है ना? कैसा रहेगा? हम साथ चलें। पहले चरण को पार करने के बाद तीनों लोग महल से बाहर चले गए। चाहे वह हृष्ट पुष्ट युवक हो या आकर्षक युवती, दोनों ने अपने और चू फैंग के बीच संबंध स्थापित करना शुरू कर दिया। आकर्षक युवती भी चू फैंग के साथ जाना चाहती थी। आखिरकार दूसरा चरण मुड़ा हुआ जंगल था। न केवल सभी प्रकार के क्षेत्रों में विश्व अध्यात्मवादियों के लिए इसकी उच्च आवश्यकताएं थीं, बल्कि मार्शल पावर के मामले में भी एक निश्चित आवश्यकता थी, क्योंकि मुड़े हुए जंगल के अंदर सबसे खतरनाक चीजें तंत्र या संरचनाएं नहीं थीं, ये लोग थे। इसलिए चाहे आप इसे कैसे भी देखें, उनके लिए चू फैंग के साथ जाने पर चरण को पार करना आसान होगा। तो चलो साथ चलते हैं। चू फैंग हल्के से मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। ये बहुत बढ़िया है। अगर हम आपके साथ चलें तो ये दूसरा चरण हमें डराने के लिए पर्याप्त नहीं है। हृष्ट पुष्ट युवक खुशी से हंसा। किसने कहा कि तुम आ रहे हो? हालांकि युवती ने युवक को गुस्से से घूरा। ऐसे परीक्षणों में हर एक व्यक्ति अपने बारे में अधिक परवाह करता है और वे बिना कारण के बोझ नहीं उठाते। युवती की नज़र में सुगठित युवक एक बोझ था। मैं हृष्ट पुष्ट युवक कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसने अपनी बात दबा ली और उसके चेहरे पर निराशा उभर आई। मिलना भाग्य है, इसलिए हम तीनों एक साथ जा सकते हैं। लेकिन ठीक उसी समय चू फैंग ने उदासीनता से कहा, चू फैंग भाई, तुम सच में एक अच्छे इंसान हो। चिंता मत करो, मैं तुम दोनों को घसीट कर नहीं ले जाऊंगा। चू फैंग की बातें सुनकर हृष्ट पुष्ट युवक खुश हो गया और उसके चेहरे पर कृतज्ञता साफ झलक रही थी। कृतज्ञता महसूस करते हुए वह अपनी छाती थपथपाना नहीं भूला। चू फैंग के बोलने के बाद भले ही युवती बहुत इच्छुक नहीं थी, उसने और कुछ नहीं कहा। आखिरकार
वह भी ट्विस्टेड फॉरेस्ट को पार करने के लिए चू फैंग की ताकत पर भरोसा करना चाहती थी। चून की जिस व्यक्ति पर वह भरोसा कर रही थी उसने बोल दिया तो उसे मना करने का क्या अधिकार था। ठीक इसी तरह जब वे तीनों महल से बाहर निकले तो उनमें से किसी को भी वह बैज नहीं मिला जो पहले चरण को पार करने का प्रतिनिधित्व करता था और वे वर्ल्ड स्पिरिट व्हाइट क्लोक खरीदने चले गए। वे केवल अंदर की ओर बढ़ते रहे और मुड़े हुए जंगल में प्रवेश कर गए। अध्याय 184 यानजी से दोबारा मुलाकात। मुड़ा हुआ जंगल एक बहुत बड़ा ढांचा था और इसे विश्व स्पिरिट गिल्ड ने तब बनाया था जब गिल्ड बनाया गया था। विश्व स्पिरिट गिल्ड के विशेषज्ञों द्वारा अंतहीन सुधारों के बाद मुड़े हुए जंगल के ढांचे को सामान्य साधकों द्वारा नहीं समझा जा सका। यहाँ तक कि विश्व अध्यात्मवादी भी वहां प्रवेश करने के बाद भटक सकते हैं। अगर कोई उन्हें रास्ता न दिखाए तो उनके पास वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं होगा और वे भूख से मर जाएंगे। हालांकि मुड़े हुए जंगल के नाम में वन था, लेकिन वास्तव में इसके भीतर केवल पेड़ ही नहीं थे। वहां पत्थर की मूर्तियां और लोहे के खंभे भी थे, लेकिन चाहे वे कुछ भी हों, उन पर एक आत्मा संरचना रखी गई थी। गहन क्षेत्र की साधना के बिना किसी को वहां किसी भी घास या लकड़ी को नष्ट करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। गहन क्षेत्र के विशेषज्ञों के पास भी एक निश्चित स्तर की साधना और क्षमता होनी चाहिए। चू फैंग और दो अन्य लोग जंगल में चले गए। चू फैंग की आत्मा शक्ति और विश्व आत्मा कंपास की अवलोकन शक्ति के साथ गठन चू फैंग और अन्य लोगों के कदमों को बाधित नहीं कर सका। हालांकि उनके अंदर जाने के कुछ समय बाद ही चू फैंग को एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया। ये किक्सिंग का शिष्य था जो अजूर प्रांत से आया था और चू फैंग ने उसके दांत तोड़ दिए थे, यांगजी। इसके अलावा यांगजी के बगल में 4 अतिरिक्त लोग थे। उन चारों ने प्रथम श्रेणी के स्कूल के कपड़े पहने थे और उनकी साधना भी कमजोर नहीं थी। उनमें से 3 मूल क्षेत्र के चौथे स्तर पर थे और एक अन्य व्यक्ति यांगजी के समान ही था जो मूल क्षेत्र के 5वें स्तर पर था। उनके कपड़ों से चू फैंग बता सकता था कि वे लिंग्यून स्कूल के मुख्य शिष्य थे। चू फैंग को देखकर यांगजी बेहद हैरान रह गया। जिसके दांत नहीं थे वह पहले अजीब तरह से चिल्लाया और फिर उसके चेहरे पर डर छा गया। ये देखा जा सकता था कि चू फैंग ने उस पर काफी बड़ी छाया छोड़ी थी। चू फैंग, यांगजी, ये वही बदमाश है जिसका व्यवहार बहुत बुरा था और जिसने तुम्हें इस तरह पीटा। यांगजी की बातें सुनने के बाद बाकी चारों ने चू फैंग की ओर अपनी नजर डाली और घृणा से उसे देखा। ये स्पष्ट था कि उन्होंने चू फैंग और यांगजी के बीच के मामले के बारे में सुना था। हालांकि उन्होंने चू फैंग की साधना के प्रति संदेह दिखाया। आखिरकार यांगजी मूल क्षेत्र के 5वें स्तर पर एक व्यक्ति था और चू फैंग मूल क्षेत्र के केवल एक स्तर पर था। लियू बियाओ, चलो जल्दी से चलते हैं। यांगजी ने मुड़कर जाना चाहा। उसने जाकर लिंग्यून स्कूल से शिष्य को भी खींच लिया। आह यांगजी, तुम क्या कर रही हो? क्या तुम सच में उसके बच्चे से डरती हो? हालांकि लियू बियाओ ने यांगजी का हाथ झटक दिया और दिलचस्प तरीके से चू फैंग को देखा। यांगजी, डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम तुम्हारा बदला लेंगे। अन्य 3 लोग पहले से ही अलग हो गए और चू फैंग और अन्य लोगों के भागने को रोकने के लिए एक मजबूत आत्मा संरचना बनाई। चू फैंग, यह अच्छा नहीं है, वे बहुत शक्तिशाली हैं। उस स्थिति का सामना करते समय आकर्षक युवा महिला का चेहरा तनावग्रस्त हो गया। विरोधियों ने अपनी आभा नहीं छिपाए और उनका स्पिरिट फॉर्मेशन पर काफी प्रभावशाली नियंत्रण था, इसलिए उसने सारा आत्मविश्वास खो दिया। जहां तक उस हृष्ट-पुष्ट युवक की बात है, उसके चेहरे पर भय और पश्चाताप साफ झलक रहा था। स्वाभाविक रूप से भय इसलिए क्योंकि वह लियू बियाओ, यांगजी और अन्य लोगों की ताकत से डर गया था। पछतावा इसलिए क्योंकि उसे सुविधाओं के लालच में पड़ने का पछतावा था। वह ट्विस्टेड फॉरेस्ट से गुजरने के लिए चूफेक के तरीकों पर भरोसा करना चाहता था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा होगा कि चूफेक के इतने बड़े दुश्मन हैं। वे संयोग से उस जगह से गुजरे और उसे गंदगी में घसीट ले गए। ट्विस्टेड फॉरेस्ट को सील कर दिया गया था और दुश्मनों के एक दूसरे को मार डालने जैसी घटनाएं सामान्य नहीं थीं। कोई भी इसकी जांच नहीं करता था और यह ट्विस्टेड फॉरेस्ट का सबसे खतरनाक हिस्सा भी था। चू फैंग, ये देखते हुए कि तुम भी एजोर प्रांत से हो, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। माफी मांगो और अपने सामने के दांत तोड़ दो, तब मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। लियू बियाओ पास में खड़ा था और वह एक राजा की तरह तुच्छ आम लोगों को देख रहा था। हालांकि उसने कहा कि वह सतह पर चू फैंग को एक मौका देगा, लेकिन उसकी निगाह में बर्फीली ठंडी हत्या की मंशा प्रकट हुई। ठीक है, आज हम साथ मिलकर काम करेंगे और इस बदमाश को खत्म कर देंगे। ये देखकर कि लियू बियाओ और अन्य लोग इतने दृढ़ थे,
यांगजी अब और नहीं भागा और उसने भी हत्या करने का इरादा प्रकट किया। कुत्ते, तुम काफी मशहूर हो और तुम्हारे कुछ बुरे दोस्त भी हैं। हालांकि जहां तक मेरी नजर है वे तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। इसके बजाय उन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाया है। चू फैंग ने हल्के से मुस्कुराया और फिर अचानक अपनी बड़ी आस्तीन लहराई। उसके साथ एक निराकार तूफान आया और केंद्र फैल गया और इसने तुरंत ही तीनों लोगों द्वारा रखी गई आत्मा संरचना को तोड़ दिया। उस पल वहां मौजूद हर कोई दंग रह गया। हालांकि वे और भी अधिक दंग रह गए क्योंकि आत्मा संरचना के टूटने के बाद एक और मजबूत आत्मा संरचना का निर्माण हुआ और यांगजी और अन्य सभी को उसके भीतर बंद कर दिया गया। उस स्पिरिट फॉर्मेशन की ताकत पहले वाले से कई गुना ज्यादा थी और वे इतने हैरान इसलिए थे क्योंकि स्पिरिट फॉर्मेशन चू फैंग द्वारा बनाया गया था। उसने अपना हाथ भी नहीं हिलाया और उसने स्पिरिट फॉर्मेशन को पूरी तरह से अपनी स्पिरिट पावर से नियंत्रित किया। तुम चाहते हो कि मैं अपने सामने के दांत तोड़ दूं? क्या तुममें ऐसा करने की क्षमता भी है? एक विचार के साथ चू फैंग ने मूल क्षेत्र के प्रथम स्तर की अपनी साधना को बिना किसी रोक टोक के फैला दिया। हालांकि उस मजबूत दबाव ने आत्मा निर्माण में हर एक व्यक्ति को कांपने पर मजबूर कर दिया। यहाँ तक कि लियू बियाओ, जिसके पास पहले एक खतरनाक आभा थी, अब शांत नहीं रह सका। भ्रम, क्या तुम सचमुच सोचते हो कि मैं तुम्हारे भ्रम से धोखा खा जाऊंगा? लियू बियाओ को यकीन नहीं हुआ कि चू फैंग वाकई इतना ताकतवर था। उसने अपनी हथेली उठाए और उसकी मूल शक्ति बढ़ गई। उस ताकत का सामना करते समय अच्छी तरह से बने युवक और आकर्षक महिला ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और वे जल्दी से चू फैंग के पीछे छिप गए क्योंकि उस हमले को वे रोक नहीं सकते थे। हालांकि युवक और युवती की आंखों से देखा गया वह जोरदार हमला चू फैंग के सामने जिक्र करने लायक भी नहीं था। बिना हिले डुले चू फैंग ने लियू बियाओ के हमले को भंग करने के लिए मूल क्षेत्र के अपने पहले स्तर के दबाव का इस्तेमाल किया। ये सब बकवास है। क्या आप सिर्फ इसी ताकत से दूसरों की मदद करना चाहते हैं? घुटने टेको। चू फैंग ने ठंडी सांस ली और दबाव को मजबूत किया। आत्मा संरचना के भीतर निराकार आभा उमड़ पड़ी और हवा भी पागल और हिंसक शक्ति से अजीब तरह से चीख उठी। चू फैंग ने आखिरकार अपनी असली ताकत दिखाई। इतने मजबूत दबाव में लियू बियाओ और अन्य लोगों के पास पहले जैसा माहौल नहीं था। एक झटके से वे जमीन पर घुटने टेक गए और वे दबाव से बचाव नहीं कर सके। दूसरी ओर यांगजी अभी भी खड़ी थी और इससे ये पता चलता है कि लियू बियाओ और अन्य लोगों की साधना यांगजी से बहुत दूर थी। चू फैंग, तुम। उस दृश्य का सामना करते समय सुगठित युवक और आकर्षक युवती के चेहरे पर आश्चर्य की लकीरें थीं। हालांकि उन्हें चू फैंग की आभा से दबाव महसूस नहीं हुआ, फिर भी वे बता सकते थे कि चू फैंग ने अपने व्यक्तिगत दबाव पर भरोसा करके मूल क्षेत्र के चौथे स्तर के 3 विशेषज्ञों और मूल क्षेत्र के 5वें स्तर के एक व्यक्ति को जमीन पर घुटने टेकने के लिए मजबूर किया। अपने सामने के दांत तोड़ दो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, चू फैंग ने ठंडे स्वर में कहा। इसके बारे में सोचना भी मत, उनमें से एक ने गुस्से से चिल्लाया। तुम मरना चाहते हो? चू फैंग ने हल्के से मुस्कुराया, फिर अपनी एक उंगली आगे की ओर फेंकी। उस उंगली से बिजली की एक किरण निकली और एक तेज तलवार की तरह उस व्यक्ति की छाती में घुस गई। आह टिल्ड, वो व्यक्ति दर्द से चिल्लाया और फिर शक्तिहीन होकर फर्श पर लेट गया। अब उसकी सांस नहीं चल रही थी। चू फैंग, तुमने हमें मारने की हिम्मत की। तुम मर चुके हो। हमारा स्कूल तुम्हें माफ नहीं करेगा। सिर्फ तुम ही नहीं, तुम्हारा अपना स्कूल भी खत्म हो जाएगा। ये देखकर कि चू फैंग ने वाकई हत्या की है, बाकी 2 लोग डर गए। उनके बोलते ही 2 बिजली की किरणें चमकी और दोनों लोग फर्श पर गिर पड़े। उन तीनों को खत्म करने के लिए बिजली के तरीकों का उपयोग करने के बाद चू फैंग ने अपनी बर्फीली निगाह लियू बियाओ और यांगजी की ओर डाली। चू फैंग, मुझे छोड़ दो, मैं अब तुम्हारे मालिक के प्रति अनादर करने की हिम्मत नहीं करूंगा। यांगजी इतना भयभीत था कि उसके चेहरे पर आंसू आ गए और उसने चू फैंग से भीख मांगने की पहल की। चू फैंग, मैं अपने सामने के दांत तोड़ दूंगा। मैं उन्हें अभी तोड़ दूंगा, इसलिए कृपया मुझे मत मारो। लियू बियाओ काफी रूखा था और उसने अपना हाथ उठाया, फिर अपने मुंह पर 3 बार मुक्का मारा। ऐसा करने के बाद लाल खून बह निकला। यह कोई दुर्दांतता नहीं थी, ये बस दुखद था। हालांकि चू फैंग के चेहरे पर कोई भाव नहीं था क्योंकि उसने दोनों को जो कुछ करते देखा था और उसने ठंडे स्वर में कहा, बहुत देर हो चुकी है। अध्याय 185 स्वर्ग की सीढ़ी पर कदम रखना। चू फैंग, मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये देखकर कि चू फैंग उसे मारने जा रहा है, यांगजी ने अब और भीख नहीं मांगी और वह चू फैंग पर हमला करने के लिए उठ खड़ा हुआ। लियू बियाओ ने भी वही किया।
दोनों ने रैंक 5 मार्शल कौशल का इस्तेमाल किया और उन्होंने अपनी सारी मूल शक्ति को उनमें झोंक दिया। यह उनके जीवन पर दांव था और शक्ति की तुलना पहले के हमलों से नहीं की जा सकती थी। एक तरफ एक विशाल बाघ मूल शक्ति से संघनित था। उसका फर फड़क रहा था और वह जीवंत था मानो वह जीवित हो। उसकी दहाड़ पहाड़ों और नदियों को हिला देने के लिए पर्याप्त थी और उसके पंजे पहाड़ की चोटियों को चकनाचूर कर सकते थे। उसने 10,000 जानवरों के राजा होने की शक्ति के साथ चू फैंग पर हमला किया। दूसरी तरफ ओरिजिन पावर द्वारा बनाई गई तीखी तलवारें भ्रमपूर्ण नहीं लग रही थीं। वे बिल्कुल असली लग रही थीं और 1000 से ज्यादा ओरिजिन पावर की उल्टी हुई तलवारें थीं। सच में एक ही समय में हजारों तलवारें अजेय शक्ति के साथ छोड़ी गईं। मजबूत। उस समय दोनों हटे कट्टे युवक और आकर्षक युवती के चेहरे तनावग्रस्त थे और उनकी आंखों में भय था। उनकी आंखों के सामने हुआ ये हमला उन दोनों को बिना कोई निशान छोड़े मार डालने के लिए काफी था। इसलिए वे केवल चू फैंग के पीछे खड़े हो सकते थे। उन्हें उस युवक के पीछे खड़ा होना था जो उन दोनों से छोटा था। आकर्षक युवती ने चू फैंग के कपड़ों को भी कसकर पकड़ लिया क्योंकि चू फैंग ही एकमात्र व्यक्ति था जिस पर वह उस समय भरोसा कर सकती थी। हो, यह अभी भी बहुत कमजोर है। चू फैंग का लंबा लबादा तेज हवा के झोंके से आगे पीछे हिल रहा था। उसके बाल भी ऊपर नीचे उड़ते हुए राक्षसी ढंग से फड़फड़ा रहे थे। हालांकि वह अभी भी वहीं खड़ा था जहां वह था, बिना चकमा दिए या उससे बचकर। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान भी थी और वह चुपचाप हमले का इंतजार कर रहा था। तारानकन हम। जैसे ही हमले उन्हें घेरने वाले थे, चू फैंग की आंखें अचानक चमक उठीं और एक चमकदार और पारदर्शी आत्मा संरचना जो दर्पण की तरह थी, उसके सामने प्रकट हुई। तारानकन धमाका। भयंकर बाघ और हजारों तलवारें आत्मा संरचना पर टकराईं जो एक ही समय में बर्फ के पतले टुकड़े की तरह थी। तुरंत हिंसक लहरें पैदा हुईं और बल ने चू फैंग के पैरों के नीचे की जमीन को भी हिला दिया। लेकिन अंत में वे चू फैंग की रक्षा पंक्ति को भेदने में असमर्थ रहे। दो व्यक्तियों के हमले गायब होने के बाद चू फैंग के सामने आत्मा संरचना को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। यहाँ तक कि कोई दरार भी नहीं थी। क्या तुम भी इंसान हो? अपनी साधना के साथ तुम ऐसी विधियों को कैसे समझ सकते हो? लियू बियाओ घबरा गया और वह भयभीत हो गया। उसने पहले कभी इतना डरावना प्रतिद्वंद्वी नहीं देखा था। वह उसे एक इंसान के रूप में नहीं, बल्कि एक राक्षस के रूप में देख सकता था। ऐसा नहीं है कि मैं, चू फैंग, प्रभावशाली हूँ, लेकिन आप में से किसी ने भी वास्तव में मजबूत व्यक्ति नहीं देखा है। चू फैंग ने कड़वाहट से मुस्कुराया क्योंकि उसे अचानक बैंगनी कपड़े वाली लड़की याद आ गई। कई लोगों की नज़र में वह पहले से ही एक राक्षस था। हालांकि जब उस बैंगनी कपड़े वाली लड़की की तुलना की जाती है तो वह जितना हो सकता था उतना साधारण था। दोनों इंसानों के बीच यही दूरी थी। हरामी। ये देखकर कि चू फैंग के खिलाफ हमले बेकार थे, यांगजी ने उस आत्मा संरचना पर हमला करना शुरू कर दिया जिसने उन्हें अंदर बंद कर दिया था। हालांकि वह अभी भी बेकार था और इससे वह तूफान की तरह क्रोधित हो गया, लेकिन वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सका। अब इसे खत्म करने का समय आ गया है। अंत में चू फैंग का चेहरा ठंडा पड़ गया और जैसे ही उसने अपना हाथ उठाया, उसमें से बिजली निकली और उसके बाद वह दो विशाल बिजली के ड्रैगन बन गए। उन्होंने अपना खूनी मुंह खोला और एक गगनभेदी दहाड़ के बाद वे यांगजी और लियू बियाओ की ओर उड़ गए। तीसरी थंडर शैली। यह अब चू फैंग की सबसे मजबूत विधि नहीं थी, लेकिन उस समय इसे प्रदर्शित करने से अभी भी अतुलनीय रूप से भयानक शक्ति प्राप्त हुई। यह उसी तरह था जैसे एक स्वर्ग क्षेत्र विशेषज्ञ रैंक एक मार्शल कौशल के साथ अभी भी भयानक शक्ति प्रदर्शित कर सकता था। चू फैंग, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी भले ही मैं भूत बन जाऊं। ये वो शब्द थे जो यांगजी ने आखिरी बार कहे थे क्योंकि जब बिजली के ड्रैगन ने उसके शरीर को खा लिया था तो उसने कोई आवाज भी नहीं की थी। उसे जबरदस्ती जला दिया गया था और एक भी लाश नहीं बची थी। यांगजी और लियू बियाओ को मारने के बाद चू फैंग ने अन्य 3 लाशों को नष्ट करने के लिए थर्ड थंडर स्टाइल का इस्तेमाल किया। उसने वास्तव में अपने पीछे कोई निशान नहीं छोड़ा। मुझे उम्मीद है कि आप दोनों इस मामले को गुप्त रख सकते हैं। ये सब खत्म करने के बाद चू फैंग मुस्कुराया और युवक और युवती से कहा, चिंता मत करो, हम इस बारे में आधा शब्द भी नहीं बताएंगे। युवती और युवक ने अपनी सारी ताकत से वादा किया। हालांकि चू फैंग ने उन पर बहुत दयालुता से मुस्कुराया, लेकिन ये देखने के बाद कि वह क्या कर सकता है, उनके दिल की गहराई में वे पहले से ही चू फैंग के प्रति डर महसूस कर रहे थे। आखिर मामला उनसे जुड़ा था। अगर वे इसे फैलाते तो 100 मुसीबतें होती, लेकिन फायदा शून्य। इसलिए स्वाभाविक रूप से वे इसे गुप्त ही रखते।
काफी निर्दयी तरीके, हत्या करना और निशान मिटाना, है न? लेकिन उसी समय अचानक पास से एक आवाज गूंजी। कौन? चू फैंग अचानक आए बदलाव से थोड़ा भौंचक्का रह गया। उसने अपनी आत्मा शक्ति फैलाई, लेकिन उसे आसपास आभा का एक भी निशान महसूस नहीं हुआ। हाँ, डर, चिंता मत करो, हम पहले से ही इन चीजों के आदी हो चुके हैं और हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। वह आवाज फिर से गूंजी। एक ऊंची पत्थर की मूर्ति के पीछे से दो आकृतियां बाहर निकलीं। वे दो युवा पुरुष थे। उनकी शक्ल सूरत साधारण नहीं थी और उन्होंने जो खास काले कपड़े पहने थे वे जी कबीले के कपड़े थे। ट्रेडिंग में सफल होना चाहते हैं? इसे मिस न करें। क्या आपको पता है कि सफेद दाग मिट सकते हैं? इसे देखें। जी कबीले। उस पल सिर्फ चू फैंग ही नहीं बल्कि हृष्ट पुष्ट युवक और आकर्षक महिला भी काफी हैरान हुए, क्योंकि जी कबीले का नाम बहुत प्रसिद्ध था। ये विश्व प्रेतवादियों के शिखर का प्रतिनिधित्व करता था और वे कई विश्व प्रेतवादियों के आदर्श थे। तुम दोनों वहां छिपकर क्या करना चाहते हो? चू फैंग की निगाहें मशाल की तरह थीं और वह उन दोनों लोगों को घूर रहा था। हालांकि वे करीब थे और उनकी आंखों के सामने थे, चू फैंग अभी भी उनकी आभा को महसूस करने में असमर्थ था। वे बस हवा की तरह थे और चू फैंग जानता था कि वे दोनों लोग सरल नहीं थे। हम संयोगवश वहां से गुजरे। चूंकि हमने काफी मनोरंजक लड़ाई देखी थी, इसलिए हम उसे देखने के लिए रुक गए। वह युवक जो थोड़ा लंबा था हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला। मनोरंजक लड़ाई? वे तो बस एजोर प्रांत से आए कूड़े के ढेर थे। कुत्ते कुत्तों को काट रहे थे। दूसरे थोड़े छोटे कद वाले युवक के चेहरे पर तिरस्कार का भाव था। अजूर प्रांत से कचरा? तुम दोनों? थोड़े छोटे कद के युवक की बातें सुनने के बाद चू फैंग के चेहरे पर स्पष्ट रूप से नाराजगी थी। आखिरकार वह अभी भी अजूर प्रांत से था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे यह पसंद नहीं था कि लोग उसके अजूर प्रांत का मजाक उड़ाएं। हम स्वर्ग की सीढ़ियां हैं जिनकी तुलना कभी नहीं की जा सकती। आप केवल हमारी ओर ही देख सकते हैं। थोड़े छोटे कद के युवक के चेहरे पर आत्मसंतुष्टि साफ झलक रही थी, क्योंकि वह घृणा से चू फैंग के साथ साथ उस सुगठित युवक और चू फैंग के पीछे की आकर्षक सुंदरता को देख रहा था। उस समय चू फैंग की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि हृष्ट-पुष्ट युवक और आकर्षक युवती भी बहुत नाखुश थे। हालांकि वे ये दिखाने की हिम्मत नहीं कर पाए क्योंकि वे जी कबीले के लोग थे। उनमें वास्तव में अहंकारी होने की योग्यता थी। फुसफुसाहट अचानक चू फैंग ने हमला कर दिया। बिना किसी चेतावनी के उसने अपनी बिजली जैसी चाल से थोड़े छोटे कद के युवक पर हमला कर दिया। थोड़े छोटे कद का वह युवक सरल नहीं था, इसलिए उसने चू फैंग की हरकतों को जल्दी ही पहचान लिया। ठंडी सांस के साथ उसने मूल क्षेत्र के 5वें स्तर की अपनी आभा बिखेरी। न केवल उसने इसे टाला, बल्कि उसने अपनी हथेली उठाए और चू फैंग की ओर थप्पड़ मारा। हालांकि उसने अभी भी चू फैंग को कम आंका था। चू फैंग के पैरों के नीचे बिजली की चमक के साथ वह तुरंत गायब हो गया। जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह पहले से ही थोड़े छोटे कद वाले युवक के पीछे था। सावधान! जवाब में थोड़े लंबे कद वाले युवक ने चिल्लाकर कहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चू फैंग ने थोड़े छोटे कद वाले युवक की कमर पर लात मारी और चूंकि वह चौंक गया था, इसलिए थोड़े छोटे कद वाला युवक सीधे जमीन पर मुंह के बल गिर पड़ा। लानत है तुझ पर, मम! थोड़े छोटे कद का वह युवक अतुलनीय रूप से क्रोधित था। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला और वह गाली देने वाला था, हालांकि इससे पहले कि वह बोलना समाप्त भी करता, चू फैंग के पैर पहले ही स्वर्ग से उतर आए और उसके मस्तिष्क के ऊपर आ गए और क्रूरतापूर्वक उसके चेहरे को धरती में दबा दिया। मेरे लिए चू फैंग स्वर्ग की सीढ़ी देखने के लिए नहीं है, ये कदम उठाने के लिए है। अध्याय 186 बाघ को वापस उसके पहाड़ पर छोड़ना। चू फैंग ने बिजली के तरीके से जी कबीले के सदस्य पर हमला किया और अपने पैर से उस पर कदम रखा। ये कार्य काफी साहसी था। इससे हृष्ट पुष्ट युवक और आकर्षक युवती अचंभित रह गए। उनके हाव भाव बहुत ही शानदार थे, हालांकि उनमें से ज्यादातर डर से भरे हुए थे। आखिरकार वे चू फैंग के साथ बंधे हुए थे और चूंकि चू फैंग ने जी कबीले को नाराज किया था, इसलिए उन्हें भी उसके साथ नीचे खींच लिया जाना था। भाई, क्या आप उसे छोड़ सकते हैं? थोड़े लंबे जी कबीले के सदस्य ने हमला नहीं किया, बल्कि चू फैंग से सम्मानपूर्वक विनती की। जहां तक हमला न करने का कारण है, वह सरल है। चू फैंग की ताकत और उसके तरीकों को देखने के बाद वह निस्संदेह चू फैंग पर हमला करने पर मरने के लिए तैयार था। अगर मैं उसे छोड़ दूं, तो क्या वह मुझे छोड़ देगा? चू फैंग ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। भाई, मैं जी चुवान,
स्वर्ग की कसम खाता हूँ कि मैं आज के मामले में कुछ नहीं करूँगा। अगर मेरा छोटा भाई जी हिंग आपको परेशान करने की हिम्मत करता है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं खुद उसे अनुशासित करूँगा। थोड़े लंबे युवक ने अपना हाथ उठाया और गारंटी दी। उसने अपनी आभा भी बिखेरी। वह मूल क्षेत्र के छठे स्तर का विशेषज्ञ था। चू फैंग ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी। वह थोड़ी मुश्किल स्थिति में था। पहले तो वह उन दो लोगों को मारने और उनके पास मौजूद चीजों को चुराने की योजना बना रहा था, क्योंकि अगर वे चू फैंग की आत्मा शक्ति के पता लगाने से बच निकलने में सक्षम हो गए तो उनके शरीर पर निश्चित रूप से खजाने होंगे। हालांकि उसने जीचुआन की आंखों में ईमानदारी देखी, और जिस कारण से जीचुआन ने अपनी आभा बिखेरी थी वह चू फैंग के प्रति अपनी शक्ति दिखाने के लिए नहीं था, बल्कि ईमानदारी दिखाने के लिए था। इससे चू फैंग को उसकी नींव का पता चल गया। भाई, मेरे छोटे भाई ने पहले भी बदतमीजी से बात की थी, इसलिए कृपया इसे मुआवजे के तौर पर ले लो। जीचुआन ने अपनी कमर से अपना कॉस्मोस सेक और जीहेंग का कॉस्मोस सेक भी उतार दिया। 2 वर्ल्ड स्पिरिट कंपास निकालने के बाद उसने 2 कॉस्मोस सेक चू फैंग को दे दिए। चू फैंग ने कॉस्मोस सेक स्वीकार कर लिया और जांच के बाद उसने पाया कि अंदर दर्जनों ओरिजिन बीड्स थे। यहाँ तक कि उपचार के लिए कुछ मेडिकल चीजें भी थीं। सामान्य लोगों के लिए अंदर की चीजें पहले से ही काफी महंगी थीं, लेकिन चू फैंग के लिए वे बहुत ज्यादा नहीं थीं। हालांकि जब जीचुआन ऐसा कर रहा था तो चू फैंग वास्तव में क्रोधित नहीं हो सका, क्योंकि चू फैंग एक ऐसा व्यक्ति था जिसे राजी किया जाना पसंद था लेकिन मजबूर नहीं किया जाना। चू फैंग ने 2 कॉस्मोस बोरियों से सामान निकाला और उन्हें अपने बोरियों में भर लिया। उसके बाद उसने 2 खाली कॉस्मोस बोरियां जीचुआन को लौटा दी और जीहेंग को जमीन से ऊपर खींचकर कहा, तुम्हारा एक अच्छा बड़ा भाई है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। अपने प्रतिबंधों से मुक्त होने के बाद वह पागलों की तरह हमला करना चाहता था। तारांकन टकराना। हालांकि चू फैंग के हिलने से पहले ही जीचुआन ने जीहेंग के चेहरे पर एक जोरदार और स्पष्ट थप्पड़ मारा और गुस्से से फटकार लगाई, क्या तुमने बहुत ज्यादा इज्जत नहीं खोई है? किनारे हो जाओ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जीचुआन ने जीहेंग को लात मारी और उसे 1 दर्जन मीटर दूर उड़ा दिया। हालांकि जीहेंग बेहद गुस्से में था, लेकिन उसने जीचुआन की बात न मानने की हिम्मत नहीं की। वापस ऊपर चढ़ने के बाद उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन जाने से पहले चू फैंग को बुरी तरह घूर कर देखा। चू फैंग, मुझे सम्मान देने के लिए धन्यवाद। हालांकि इससे कोई मतभेद नहीं, कोई सामंजस्य नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर हम भविष्य में सहयोग से फिर से मिलते हैं तो मैं आपको एक कप बियर के लिए आमंत्रित करूंगा। जीचुआन ने हल्के से मुस्कुराते हुए जीहेंग को पकड़ने से पहले चू फैंग की ओर अपने हाथ जोड़े। चू फैंग भाई, तुमने तो मुसीबत खड़ी कर दी है। जब दोनों लोग उनकी नजरों से ओझल हो गए तो हटे कट्टे आदमी का चेहरा डर से भर गया। आपको वाकई उन्हें जाने नहीं देना चाहिए था। आपने तो बाघ को वापस उसके पहाड़ पर छोड़ दिया था। आकर्षक युवती और भी ज्यादा सीधी थी। अगर तुम दोनों डरे हुए हो तो तुम वापस लौट सकते हो। मैं तुम्हें वापस जाने का रास्ता दिखा सकता हूँ। चू फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। वे दोनों चुप हो गए। हालांकि चू फैंग ने एक बहुत बड़े दुश्मन को नाराज कर दिया था और वे बहुत डरे हुए थे, लेकिन दूसरे चरण को पार करने का आकर्षण और भी अधिक था। आखिरकार जब तक वे दूसरे चरण को पार कर लेते वे पैसे बचा सकते थे, जिसका इस्तेमाल विश्व आत्मा सफेद लबादा खरीदने के लिए किया जाता। वह 1000 मूल मोती थे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कौन था, यह कोई छोटी संख्या नहीं थी। अगर तुम्हें डर नहीं है तो आगे बढ़ो। मैं इस मुड़े हुए जंगल से गुजरते समय तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। ये शब्द कहने के बाद चू फैंग आगे बढ़ गया और पीछे के 2 लोग भी उसके पीछे चले गए। चू फैंग को बाघ को वापस उसके पहाड़ पर छोड़ने का तर्क समझ में आ गया था। खास तौर पर जी कबीले के अपने आभा को छिपाने के तरीकों को अनुभव करने के बाद चू फैंग उसके बाद काफी सावधानी से चलता रहा। उसके बाद वे वास्तव में कुछ जी कबीले के सदस्यों से मिले। हालांकि चू फैंग और अन्य लोगों का गर्वपूर्ण रवैये से आकलन करने के बाद वे जल्दी से चले गए, जैसे कि उन्हें डर था कि चू फैंग उनका पीछा करेगा। कई घंटों तक चलने के बाद और आखिरकार जब सूरज पश्चिम में डूब गया, वे मुड़े हुए जंगल से बाहर निकल आए। उन्हें एक विश्व आत्मा सफेद लबादा और एक आत्मा फल बीज भी मिला। क्या ये चीज सचमुच एग्गी को बचा सकती है? अपनी हथेली में बादाम के बराबर बड़े हरे रंग के स्पिरिट फ्रूट के बीज को देखकर चू फैंग को थोड़ा संदेह हुआ। हालांकि उस चीज में कुछ अजीब उतार चढ़ाव थे, लेकिन वह बहुत कमजोर थी और चू फैंग को वाकई संदेह हुआ। हालांकि जब उसने पास के निकास द्वार की ओर देखा, जिसमें से बाहर निकलने के बाद वह असुर भूत टॉवर को देख सकता था,
और साथ ही असुर भूत टॉवर के भीतर बीज में किए जा सकने वाले परिवर्तनों के बारे में सोचते हुए चू फैंग दृढ़ता से बाहर चला गया। जब चू फैंग और 2 अन्य लोग मुड़े हुए जंगल से बाहर निकले, उसी समय उनकी नज़र पास के एक प्राचीन टॉवर पर पड़ी। वह टॉवर बहुत ऊंचा नहीं था और उसमें केवल 6 मंजिलें थीं, लेकिन उसमें काफी आकर्षण शक्ति थी। प्राचीन मीनार का बाहरी स्वरूप बहुत खास था और यह जमीन से निकाले गए नुकीले दांतों जैसा था। ये पूरी तरह से काला था, लेकिन डूबते सूरज की रोशनी में यह अजीब लाल रोशनी उत्सर्जित करता था, जैसे कि काले रंग के सार में खून जैसा लाल बाहरी आवरण हो। ये काफी अजीब था। वैसे तो ये प्राचीन मीनार थोड़ी डरावनी थी, लेकिन लोगों को यह एहसास होता था कि यह बहुत खूबसूरत है। यही इसकी आकर्षण शक्ति निहित थी। ये पौराणिक असुर भूत मीनार थी। हालांकि उसी समय असुर भूत टॉवर बंद हो गया था। जो कोई भी तीसरे चरण का प्रयास करना चाहता था, उसे टॉवर के बाहर एक चौक में इंतजार करना पड़ा। वे सभी एक ही समय में टॉवर खुलने पर प्रवेश करने वाले थे। असुर भूत टॉवर, मैं वास्तव में अंदर जाकर देखना चाहता हूँ। हट्टे कट्टे युवक का चेहरा तड़प से भरा हुआ था। तुम इस बारे में मत सोचो। अंदर घुसने के बाद पहली मंजिल से आने वाला दबाव तुम्हें मार डालने के लिए काफी होगा। उसकी भावनाओं की परवाह किए बिना युवती ने उस पर वार करना शुरू कर दिया। युवक ने युवती की बातों का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसने जो कहा वह सच था। साधारण विश्व अध्यात्मवादी असुर भूत टॉवर में प्रवेश नहीं कर सकते थे। यही कारण था कि उसने भी इसमें प्रवेश करने की योजना नहीं बनाई थी। भाई चू फैंग, मैं आपको तीसरी मंजिल पर जाने के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। मैंने सुना है कि तीसरी मंजिल पर स्पिरिट फ्रूट के बीज से शाखाएं और पत्तियां उग सकती हैं। उस समय स्पिरिट फ्रूट के बीज की कीमत काफी अधिक होती थी। आकर्षक युवती ने चू फैंग को अपना स्पिरिट फ्रूट का बीज दे दिया। चू फैंग भाई, मुझे पता है कि तुम ये कर सकते हो। मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा, और जब तुम सफल हो जाओ तो यहाँ आकर मुझे ढूंढो। मैं तुम्हें एक बड़े खाने पर आमंत्रित करूंगा। उस हट्टे कट्टे युवक ने चू फैंग को अपना स्पिरिट फ्रूट का बीज भी दिया और चू फैंग को एक पत्ता भी दिया। ये वह जगह थी जहां वह आराम कर रहा था, वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड के बाहर। हालांकि विश्व आत्मा बीज काफी योग्य था, चू फैंग की मदद से उन्हें पहले से ही विश्व आत्मा सफेद लबादा मुफ्त में मिल गया और उन्होंने खुद को 1000 मूल मोतियों से बचा लिया। इसलिए वे चू फैंग के प्रति आभारी होने से नहीं रोक सकते थे और स्वाभाविक रूप से वे आत्मा फल बीज की परवाह नहीं करेंगे। हृष्ट पुष्ट युवक और आकर्षक युवती के चले जाने के बाद चू फैंग भी चौक में दाखिल हुआ। असुर भूत टॉवर में प्रवेश करने की तैयारी कर रहे सभी लोग वहां इंतजार कर रहे थे। जब आसमान में अंधेरा छा जाता, तब असुर भूत टॉवर खुलता और वे उसमें प्रवेश करते। जिस समय चू फैंग ने चौक में कदम रखा, उसी समय हत्या की नियत से भरी 2 आंखें चुपचाप चू फैंग पर टिकी थीं। अध्याय 187 तीसरा चरण। चू फैंग को उस अजीब नज़र का एहसास हो गया था, इसलिए उसने उस बर्फीली ठंडी नज़र की दिशा में देखा। दरअसल जी कबीले का सदस्य जी हेंग, जो पहले उसके पास था, उस समय दूर से उसे घूर रहा था। जी हेंग के बगल में दर्जनों जी कबीले के सदस्य थे और चू फैंग दबाव महसूस कर सकता था। जी कबीले के सदस्य बेहद मजबूत थे, खासकर जी बुफान नामक युवक। वह मूल क्षेत्र के 7वें स्तर का विशेषज्ञ था, लेकिन सौभाग्य से जी चुवान हमेशा जी हेंग के बगल में रहता था, और जब उसने देखा कि जी हेंग की नज़र असामान्य थी, तो उसने जी हेंग को खींच लिया और उस पर तीखी नज़र डाली। चूंकि उसे जी चुवान द्वारा धमकाया जा रहा था, इसलिए जी हेंग ने कुछ नहीं कहा और अपनी नज़रें दूसरी ओर कर लीं। उस दृश्य ने चू फैंग को शांत कर दिया। ये देखा जा सकता था कि जी चुवान ने अभी भी अपना वादा निभाया और कम से कम उन्होंने अपने कबीले को चू फैंग द्वारा जी हेंग पर कदम रखने के बारे में नहीं बताया। अन्यथा जी कबीले के अभिमानी स्वभाव के कारण वे पहले ही चू फैंग को मुसीबत में डाल चुके होते। जी कबीले के सदस्यों के अलावा दूसरी तरफ भी दर्जनों लोग इकट्ठे हुए थे। वे वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड के प्रतिभाशाली लोग थे। दोनों शक्तियों की विरोधी ताकत बहुत स्पष्ट थी और ये देखा जा सकता था कि असुर घोस्ट टॉवर के भीतर निश्चित रूप से कुछ संघर्ष होंगे। वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड और जी कबीले के अलावा दर्जनों बिखरे हुए लोग भी थे जो चू फैंग की तरह थे, जिसका मतलब था कि हालांकि व्हाइट क्लोक परीक्षा में भाग लेने वाले काफी लोग थे, लेकिन अंत में 300 लोग भी नहीं थे जिन्होंने असुर भूत टॉवर को चुनौती देने की हिम्मत की। देखो, ये वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड के बुजुर्ग हैं। अचानक किसी ने चिल्लाकर कहा और पूरे प्लाजा में मौजूद सभी लोग एक तरफ देखने लगे। लोगों का एक बड़ा समूह दिखाई दिया और वे सभी वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड के विशेषज्ञ थे। हर एक व्यक्ति के पास वर्ल्ड स्पिरिट ग्रे क्लोक थे
और 3 बूढ़े लोग जिनके बाल और दाढ़ी सफेद थी उन विशेषज्ञों द्वारा अनुरक्षित थे। उन वृद्ध लोगों ने विश्व आत्मा के वस्त्र नहीं पहने थे जो उनकी स्थिति को दर्शाते थे। वे केवल साधारण कपड़े पहनते थे। हालांकि उनके बाल और दाढ़ी सफेद थी, लेकिन उनका रंग बहुत चमकीला था। कोई भी उनकी खींची हुई आभा को महसूस कर सकता था, फिर भी उनकी गहराई का पता नहीं लगा सकता था। वे असली साधना विशेषज्ञ थे और वे सभी गहन क्षेत्र के शिखर पर थे। वह, क्या ये जी कबीला नहीं है? वे भी यहाँ हैं। ठीक उसी समय चौक की दूसरी ओर काले कपड़े पहने लोगों का एक और समूह दिखाई दिया। वहां भी असंख्य विशेषज्ञ थे और नेतृत्व करने वाले 3 बूढ़े लोग भी थे। उनकी साधना अथाह गहरी थी, लेकिन उनकी निगाहें असामान्य रूप से गर्व से भरी थी। ये जी कबीला था। जी कबीला भी आ गया। वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड जी कबीले को अपने क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति दे रहा है। तुम समझ नहीं रहे हो, आज एक खास दिन है। चूंकि जी कबीले के प्रतिभाशाली लोग यहाँ हैं, इसलिए उन्हें दूसरों द्वारा तंग किए जाने से बचाने के लिए स्वाभाविक रूप से बुजुर्गों को भी आना होगा। इसके अलावा चूंकि विश्व आत्मा गिल्ड ने इतने लंबे समय से लड़ाई बंद कर दी है और वे एक गठबंधन है, इसलिए निश्चित रूप से जी कबीला यहाँ आ सकता है। चू फैंग अभी भी लोगों की शांत चर्चाओं को सुन सकता था और उसे समझ का एक और स्तर प्राप्त हुआ। हालांकि विश्व आत्मा संघ और जी कबीले के बीच दुश्मनी का रिश्ता था और यह कुछ हिस्सा था जो हर कोई जानता था, सतह पर वे एक गठबंधन थे। या शायद दोनों शक्तियों के बीच संबंध उतने अमित्र नहीं थे जितना लोग सोचते थे, या शायद वे दोनों वास्तव में आग और पानी की तरह थे। जहां तक सच में जानने की बात है, तो केवल उच्च अधिकारी ही जानते थे, इसलिए चू फैंग ने इसके बारे में सोचने की भी जहमत नहीं उठाई। 2 लोगों के समूह के प्रकट होने के बाद वे चौक में नहीं गए बल्कि एक महल में चले गए जो असुर भूत टॉवर के सामने था। वहां से वे पूरे असुर भूत टॉवर को देख सकते थे और यह उनके लिए एक आरामगाह होनी चाहिए। उसी समय विश्वात्मा गिल्ड के शक्तिशाली लोगों ने असुर भूत टॉवर में प्रवेश करने के बाद नियमों और ध्यान देने योग्य बातों को समझाना शुरू कर दिया। आमतौर पर अगर कोई अपने भीतर के आत्मा के दबाव का विरोध नहीं कर सकता है, तो जल्दी से असुर भूत टॉवर से बाहर निकल जाना चाहिए और बलपूर्वक सहन नहीं करना चाहिए, अन्यथा वे अपनी जान गंवा देंगे। साथ ही सभी को एक सुरक्षात्मक ताबीज दिया गया था। यदि कोई आगे नहीं बढ़ सकता था या उसके पास खुद से असुर भूत टॉवर से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था, तो वे ताबीज तोड़ सकते थे और विश्व आत्मा गिल्ड उन्हें बचाने के लिए लोगों को भेजेगा। बेशक जो लोग ताबीज तोड़ते थे वे परीक्षा में असफल होने वाले लोगों के समान ही थे। वे विश्व आत्मा सफेद लबादा खरीदने की अपनी योग्यता भी खो देते थे। नियमों के बाद सूर्यास्त के लाल बादल गायब हो गए और स्वर्ग और पृथ्वी दोनों ही अंधकार से भर गए। असुर भूत टॉवर रात के समय और भी अजीब लग रहा था क्योंकि अब ये पूरी तरह से अंधेरा नहीं था। काले रंग के टॉवर के अंदर से लेकर बाहर तक यह एक हल्की रक्त लाल रोशनी उत्सर्जित कर रहा था, जैसे कि यह ताज़ा खून से बना हो। यह अजीब था फिर भी सुंदर था। रंबल रंबल रंबल। अंधेरे की आड़ में असुर भूत टॉवर के राक्षस जैसे दरवाजे आखिरकार धीरे धीरे खुल गए। दरवाजे खुलने के बाद जो चीज उनके सामने दिखाई दी वह असुर भूत टॉवर के अंदर की नहीं थी। यह एक रक्त लाल आत्मा संरचना प्रवेश द्वार था। यह असुर भूत टॉवर का असली प्रवेश द्वार था। जाओ टिल्ड टिल्ड टिल्ड, फुट फुट फुट, तारांकन। अचानक किसी ने चिल्लाकर कहा और उसके बाद विश्व आत्मा संघ के प्रतिभाशाली लोग और जी कबीले के प्रतिभाशाली लोग एक साथ दौड़े चले आए। वे बहुत तेज थे और उन्होंने ऐसी साधना दिखाई जो औसत दर्जे की नहीं थी। खास तौर पर वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड के शीर्ष प्रतिभाशाली गूबो और जी कबीले के प्रतिनिधि प्रतिभाशाली जी बुफान। वे 2 लोग युवा प्रतिभाशाली थे जिनके पास मूल क्षेत्र के 7वें स्तर की साधना थी। एक पल के भीतर वे दोनों असुर भूत टॉवर में प्रवेश कर गए और उन्होंने ऐसे तरीके दिखाए जो दूसरों से बढ़कर थे। उन 2 लोगों के भाग जाने के बाद ही बाकी लोगों ने असुर भूत टॉवर के पास जाने की हिम्मत की। चू फैंग ने भी जल्दबाजी नहीं की। उसने अपने हाथ में 3 स्पिरिट फ्रूट के बीज पकड़े और वह भी लोगों के साथ साथ असुर भूत टॉवर में घुस गया। रक्त लाल रंग के आत्मा संरचना प्रवेश द्वार में कदम रखने के बाद चू फैंग ने पहले अंधेरे का अनुभव किया, फिर जब उसकी आंखों के सामने प्रकाश दिखाई दिया तो मजबूत दबाव ने उसे सभी दिशाओं से घेर लिया। आत्मा का दबाव वर्तमान में चू फैंग के शरीर को नष्ट कर रहा था। हालांकि जब चू फैंग ने अपनी आत्मा शक्ति को फैलाया तो इसने आत्मा के दबाव को प्रभावी ढंग से रोक दिया। चू फैंग ने यह भी स्पष्ट रूप से महसूस किया कि आत्मा के दबाव की गड़बड़ी के तहत चू फैंग के हाथ में आत्मा फल के बीजों में परिवर्तन हुआ।
आह टिल्ड 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 टिल्ड। लेकिन इससे पहले कि चू फैंग को ये देखने का मौका मिलता कि उस स्पिरिट फ्रूट के बीज का क्या हुआ, उसके आसपास से एक दयनीय चीख सुनाई दी। कोई स्पिरिट प्रेशर के दबाव को झेलने में असमर्थ था और उसके चेहरे के साथ छिद्रों से खून बह रहा था और वह दर्द से जमीन पर आगे पीछे लुढ़क रहा था। अचानक वो व्यक्ति उसके सामने आ गया। पता चला कि उसका सुरक्षा कवच उसके पास ही गिरा था। हालांकि उस पल वो उस ताबीज को उठाने की क्षमता खो चुका था। उसी समय बहुत से लोग उमड़ पड़े, लेकिन उस दृश्य को देखकर बहुत से लोग केवल ठंडी आंखों से देखते रहे। कुछ लोगों ने तो उसकी ओर देखा ही नहीं, वे क्रॉस लेग करके बैठ गए और अपने हाथों में स्पिरिट फ्रूट के बीज को स्पिरिट प्रेशर से खिलाने लगे। मनुष्य वास्तव में ठंडे होते हैं। चू फैंग ने अपना सिर हिलाया और उस व्यक्ति के सामने आ गया। उसने अपना ताबीज उठाया, लेकिन वो उसके पास वापस नहीं आया। उसने उस व्यक्ति को अपनी पीठ पर उठा लिया। उस समय बहुत से लोग भ्रमित हो गए, यहाँ तक कि चू फैंग की पीठ पर बैठा व्यक्ति भी फुसफुसाते हुए रोने लगा, मानो विरोध कर रहा हो कि उसने उसकी जान बचाने के लिए उसके लिए बनाया गया सुरक्षात्मक ताबीज क्यों नहीं तोड़ा। हालांकि जब चू फैंग उसे अपनी पीठ पर उठाकर स्पिरिट फॉर्मेशन के प्रवेश द्वार पर पहुंचा और ताबीज को अपने कॉस्मोस सेक में भर लिया, तो उसे अचानक समझ में आ गया। चू फैंग उसे बचा नहीं रहा था, बल्कि उसकी मदद कर रहा था। वह वास्तव में उसकी मदद कर रहा था। उसने सुरक्षात्मक ताबीज तोड़कर उसकी मदद नहीं की, क्योंकि उसे तोड़ने से वह अपनी परीक्षा में असफल हो जाएगा। चू फैंग चाहता था कि वह खतरे से बच जाए, लेकिन अपनी परीक्षा में भी सफल हो। चू फैंग ने उस व्यक्ति को बाहर धकेल दिया। उस पल चू फैंग उस व्यक्ति की कृतज्ञता भरी निगाहों को देख सकता था और वह आसपास के लोगों की अजीब निगाहों को भी महसूस कर सकता था। आखिरकार आत्मा के दबाव से भरे असुर भूत टॉवर में चलते हुए किसी को अपनी पीठ पर उठाकर चलना शारीरिक रूप से बहुत थका देने वाला काम था। ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करते। ओह, तुम तो पूरी तरह से करुणा से भरे हुए हो, है न? लेकिन ठीक उसी समय चू फैंग के पीछे से एक अंधेरी, अजीब सी आभा, लेकिन कुछ हद तक जानी पहचानी सी आवाज गूंजी। अध्याय 188 कबीले बनाम गिल्ड। उसने अपना सिर घुमाकर देखा और तभी चू फैंग ने देखा कि असुर भूत टॉवर के अंदर का हिस्सा काफी भव्य और बहुत बड़ा था। दूसरी मंजिल तक जाने वाली सीढ़ियों पर 3 लोग खड़े थे। बीच में खड़ा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि जी हेंग था। जी हेंग के बगल में खड़े 2 लोग दोनों जी कबीले के सदस्य थे और वे वर्तमान में मूल क्षेत्र के 6ठे स्तर की आभा दे रहे थे। चू फैंग ने चारों ओर नजर घुमाए और पाया कि असुर भूत टॉवर की पहली मंजिल पर बहुत सारे लोग बैठे थे, लेकिन जी हेंग और 2 अन्य लोगों के अलावा वहां कोई अन्य जी कबीले का सदस्य नहीं था। ये देखा जा सकता था कि जी हेंग जानबूझकर उसका इंतजार कर रहा था। तुम्हारे भाई ने तुम्हें पीछे रहने दिया। चू फैंग अपने दिल में काफी नाखुश था। आखिरकार जी चुवान जी हेंग के बगल में नहीं था और इससे चू फैंग को लगा कि यह जी चुवान ने जानबूझकर किया था। क्या तुम मुझे मेरे भाई से धमकाना चाहते हो? मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हारे पास कोई मौका नहीं होगा, क्योंकि तुम दूसरी मंजिल पर नहीं जाओगे। जी हेंग ने चू फैंग को घूरते हुए कहा और उसकी निगाहों में हत्या का इरादा साफ दिखाई दे रहा था। ये देखा जा सकता था कि वह चू फैंग से बहुत नफरत करता था। जी हेंग, क्या तुम सच में इस बदमाश से हार गए थे? जी कबीले के सदस्यों में से एक ने चू फैंग को देखा तो उन्हें काफी संदेह हुआ। उसे कम मत आनको, उसके पास कुछ तरीके हैं और मूल क्षेत्र के प्रथम स्तर पर उसके साथ सामान्य व्यक्ति जैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता। जी हेंग ने याद दिलाया, चाहे वह कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, वह मूल क्षेत्र के केवल प्रथम स्तर पर ही है। जी गैंग, तुम और मैं मिलकर उसके बदमाश को खत्म करने के लिए हमला करते हैं। जल्दी से जाओ और यहाँ ज्यादा समय बर्बाद मत करो। उस जी कबीले के सदस्य ने दूसरे जी कबीले के सदस्य की ओर देखा जिसके पास मूल क्षेत्र के 6ठे स्तर की साधना थी। उस व्यक्ति ने सिर हिलाया और चू फैंग पर अपनी क्रूर नजर डाली। वे दोनों चू फैंग पर हमला करने वाले थे। ओह, जी कबीले के लोग फिर से एक समूह के रूप में लोगों को धमका रहे हैं। लेकिन ठीक उसी समय अचानक एक और आवाज गूंजी। उन्होंने देखा कि असुर भूत टॉवर के कोने में 5 आकृतियां खड़ी थीं। वहां 3 पुरुष और 2 महिलाएं थीं। उनमें से 5 की आभा काफी मजबूत थी और वे सभी मूल क्षेत्र के 6ठे स्तर पर थे। वे वर्तमान में जी हेंग और अन्य लोगों को देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। उनके कपड़ों से वे विश्व आत्मा गिल्ड के प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। माँ की आंख, तुम जल्दी से ऊपर क्यों नहीं जा रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये देखकर जी कबीले के सदस्य जी गैंग ने सवाल किया। मुझे पता था कि तुम्हारा जी कबीला दूसरों को धमकाएगा।
विश्व आत्मा संघ से किसी के रूप में स्वाभाविक रूप से हमारा कर्तव्य होगा कि हम निष्पक्ष परीक्षा वातावरण बनाए रखें। माकियांग नामक पुरुष ने मुस्कुराते हुए कहा। बोलते समय वह चू फैंग को एक नज़र मारना नहीं भूला और उसकी ओर विनम्रता से सिर हिलाया। माकियांग, क्या तुम सच में इतने सारे मामलों में दखलंदाजी करने जा रहे हो? जी कबीले के सदस्यों के चेहरे बहुत बदसूरत थे। तो क्या हुआ अगर मैं हूँ? माकियांग ने उदासीनता से मुस्कुराते हुए कहा। हम्फ, बस आप देखिए। जी कबीले के सदस्य ने ठंडी सांस ली और फिर आगे बढ़ गए। आखिरकार उनके पास 5 विशेषज्ञों का सामना करने का आत्मविश्वास नहीं था जो मूल क्षेत्र के 6ठे स्तर पर थे। जी हेंग ने कड़वाहट से चू फैंग को देखा, वह केवल उसका अनुसरण कर सकता था। भाई, धन्यवाद। चू फैंग माकियांग और अन्य लोगों के सामने चला गया और विनम्रता से उनके सामने हाथ जोड़ लिए। आखिरकार वे पूरी तरह से अजनबी थे, फिर भी वे उसकी मदद करने को तैयार थे। चू फैंग इस बात से काफी प्रभावित हुआ। आप बहुत विनम्र हैं। मैं माकियांग हूँ। मुझे आश्चर्य है कि मैं आपको किस नाम से बुलाऊं। माकियांग काफी विनम्र था और उसके बगल में बैठे 4 अन्य लोगों ने भी चू फैंग की ओर विनम्रतापूर्वक सिर हिलाया। मैं चू फैंग हूँ, चू फैंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड के लोगों के बारे में उनकी अच्छी धारणा थी, क्योंकि शुरू से ही वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड के प्रतिभाशाली लोगों में अहंकार की कोई भावना नहीं थी। वे सभी के साथ दयालुता से पेश आते थे। वे जी कबीले के प्रतिभाशाली लोगों से एकदम अलग थे, खास तौर पर उस पल में जब माकियांग ने उनकी थोड़ी मदद की। चू फैंग की विश्वात्मा संघ के लोगों के प्रति अच्छी धारणा कई गुना बढ़ गई। तो यह चू फैंग भाई है। आपकी आत्मा शक्ति काफी प्रभावशाली है। पहली मंजिल पर आपका चेहरा लाल नहीं है और आप हौंफ नहीं रहे हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि आप यहाँ संतुष्ट नहीं होंगे। आप दूसरी मंजिल पर जाने के लिए तैयार हैं, है ना? माकियांग ने मुस्कुराते हुए पूछा। मम, चू फैंग मुस्कुराया और सिर हिलाया। चूंकि यह ऐसा है तो हमारे साथ आओ। माकियांग मुस्कुराया और दूसरी मंजिल की ओर चला गया। परेशानी के लिए माफी। स्वाभाविक रूप से चू फैंग समझ गया कि माकियांग का क्या इरादा था। उसे चिंता थी कि जी हेंग और अन्य लोग चू फैंग के लिए फिर से मुश्किलें खड़ी कर देंगे, इसलिए वह चू फैंग की रक्षा करना चाहता था, क्योंकि वह दूसरी मंजिल पर जा रहा था। चू फैंग ने माकियांग का पीछा किया और वह दूसरी मंजिल की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए मुड़ा। सीढ़ियों के अंत में इसी तरह एक स्पिरिट फॉर्मेशन प्रवेश द्वार भी था। उसके पीछे असली दूसरी मंजिल थी। आत्मा निर्माण प्रवेश द्वार में प्रवेश करते ही चू फैंग ने महसूस किया कि आत्मा का दबाव तुरंत कई गुना बढ़ गया। हालांकि चू फैंग के लिए इससे न तो दर्द हुआ और न ही खुजली हुई, और यह पूरी तरह से उसकी सहनीय सीमा के भीतर था। माकियांग और अन्य लोगों को पीछे देखते हुए कमोबेश वे थोड़े दबाव में थे, लेकिन वे इसे सहन कर सकते थे। दूसरी मंजिल में प्रवेश करने और कुछ मोड़ों के बाद ही वे मुख्य हॉल में प्रवेश कर पाए। हालांकि जब चू फैंग ने अपने आसपास की ओर देखा तो उसकी नज़र लोगों के एक समूह पर पड़ी, क्योंकि लोगों का यह समूह बिल्कुल जी हेंग जैसा ही था, क्योंकि उन्होंने तीसरी मंजिल की ओर जाने वाले रास्ते को अवरुद्ध कर दिया था। जी कबीले के 25 सदस्य थे। उनमें से 20 मूल क्षेत्र के 5वें स्तर पर थे, जबकि उनमें से 5 मूल क्षेत्र के 6ठे स्तर पर थे। चू फैंग की देखभाल करने के लिए जी हेंग की मदद करने वाले 2 लोग उनके भीतर थे। नेतृत्व करने वाले व्यक्ति के रूप में वह जी चुवान था। जी हेंग ने चू फैंग को देखा तो उसके मुंह के कोने पर एक ठंडी मुस्कान उभर आई। हालांकि जी चुवान ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और चू फैंग की तरफ एक नज़र डाली, मानो वह चू फैंग को माकियांग से दूर जाने के लिए कह रहा हो। चू फैंग जी चुवान की बात का मतलब समझ सकता था, क्योंकि वह जानता था कि जी कबीले के सदस्यों का समूह उसका इंतजार नहीं कर रहा था। वे माकियांग और वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड के अन्य लोगों का ख्याल रखना चाहते थे, क्योंकि उसी क्षण जी कबीले के सदस्यों के सामने युवा पुरुष और महिलाएं जमीन पर लेट गए और वे सभी विश्व आत्मा संघ के लोग थे। तुम लोगों को मर जाना चाहिए। तुम मेरे विश्व आत्मा संघ के क्षेत्र में इतनी जंगली हरकत करने की हिम्मत करते हो। ये देखने के बाद माकियांग और अन्य लोगों के दिलों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी और वे जोर से दहाड़ने लगे। हे, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? जाहिर है उनकी अपनी आत्मिक शक्ति बहुत कमजोर थी और उनके पास यहाँ आत्मिक दबाव का विरोध करने का कोई तरीका नहीं था। इसका हमसे क्या संबंध है? जी कबीले के सदस्यों ने उपहास किया। हम देखेंगे कि क्या तुम यहाँ आत्मा के दबाव का विरोध कर सकते हो। माकियांग ने बेकार की बातें करने की जहमत नहीं उठाए और उसने अपने बगल में मौजूद 4 साथियों के साथ मिलकर उसी समय हमला कर दिया। उन्होंने सभी
तरह के मजबूत मार्शल कौशल का प्रदर्शन किया और जी कबीले के सदस्यों पर हमला किया। मरना चाहते हो? मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। जी कबीले ने भी पीछे हटने से मना कर दिया और उन्होंने भी माकियांग और अन्य लोगों के साथ आक्रामक तरीके से लड़ाई लड़ी। माकियांग और अन्य लोगों की साधना कमजोर नहीं थी और वे सभी मूल क्षेत्र के छठे स्तर पर थे। हालांकि शायद इसलिए कि वे आत्मा के दबाव से प्रभावित थे, वे अपनी पूरी ताकत का उपयोग करने में सक्षम नहीं थे। इसके अलावा जी कबीले के पास संख्या का लाभ था, इसलिए वे स्पष्ट रूप से वंचित थे क्योंकि वे जल्दी ही एक बुरी स्थिति में आ गए थे। माकियांग, अगर तुम जमीन पर गिरकर माफी मांगो तो हम तुम्हें तीसरी मंजिल में प्रवेश करने देने पर विचार कर सकते हैं। जी कबीले में किसी ने ऐसा कहा था। तुम चाहते हो कि हम घुटने टेककर माफी मांगें? जाओ सपने देखो, माकियांग ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। तो फिर आप हमें हृदयहीन होने का दोष नहीं दे सकते। आज आप इस दूसरी मंजिल पर रुकेंगे, जी कबीले के सदस्य ने चिल्लाते हुए कहा। आह! जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अचानक एक दर्दनाक चीख सुनाई दी और सभी ने देखा कि एक आकृति उड़कर ऊपर आई। अंत में वह दीवार से बुरी तरह टकराया। खून की उल्टी करने के बाद वह सीधे बेहोश हो गया। अध्याय 189 पागलों की तरह दमनकारी। बहुत से लोगों को अचानक हुए इस दृश्य की उम्मीद नहीं थी। हालांकि जी कबीले के सदस्य वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड के लोगों को उस मंजिल पर रहने के लिए मजबूर करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने उन्हें गंभीर रूप से घायल करने के बारे में कभी नहीं सोचा था। आखिरकार ये वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड का क्षेत्र था, लेकिन जब उन्होंने उस बुरी तरह घायल व्यक्ति को देखा तो उनके चेहरे का रंग बदल गया क्योंकि वह विश्व आत्मा संघ का व्यक्ति नहीं था, वह जी कबीले का सदस्य था। यह क्या है? उस दृश्य ने जी कबीले के सदस्यों को बेहद हैरान कर दिया। यहाँ तक कि माकियांग और वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड के अन्य लोग भी अचंभित थे और वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हुआ क्या था। तुम सही कह रहे हो, आज तुम में से किसी को कोई नहीं बचा सकता। ठीक उसी समय अचानक हल्की सी हंसी की आवाज सुनाई दी। वे एक बार फिर चौंक गए। चू फैंग पहले से ही उनके युद्ध क्षेत्र में चला गया था और वह युद्ध के लिए उत्सुक होकर अपने हाथों को रगड़ रहा था। चू फैंग भाई, तुमने अभी हमला किया। माकियांग ने आश्चर्य से चू फैंग को देखा क्योंकि जीश कबीले का सदस्य जो जमीन पर गिरा था, बुरी तरह घायल था और बेहोश हो गया था, वह मूल क्षेत्र के 5वें स्तर पर था। हालांकि हर कोई महसूस कर सकता था कि चू फैंग मूल क्षेत्र के पहले स्तर पर था। माकियांग भाई, मेरा जी कबीले के साथ कुछ पुराना इतिहास है, तो मुझे उनकी देखभाल करने की अनुमति क्यों नहीं दी जाएगी? चू फैंग मुस्कुराया। आप उन सब की देखभाल अकेले ही करना चाहती हैं? वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड की एक अन्य युवती ने आश्चर्य से अपना मुंह खोला। वे सिर्फ औसत दर्जे के लोगों का एक समूह हैं। मैं, चू फैंग, उनके खिलाफ काफी हूँ। तुम बस किनारे पर आराम कर सकते हो। चू फैंग मुस्कुराया और माकियांग की ओर हाथ हिलाया। आपके पास काफी अच्छे शब्द हैं। चू फैंग के शब्दों को सुनने के बाद एक जी कबीले का सदस्य गुस्से में था और जैसा कि उसने कहा, वह चू फैंग पर हमला करने वाला था। लेकिन इससे पहले कि वह हमला करता, एक बड़े हाथ ने उसे रोक दिया। ये जी चुवान था। हालांकि जी चुवान को असामान्य रूप से भयंकर कहा जा सकता है। जब उसने माकियांग और अन्य पर हमला किया, उस पल जब उसने चू फैंग को देखा तो उसके चेहरे पर केवल मुस्कान थी और वह बहुत दोस्ताना था। चू फैंग भाई, ये मेरे जी कबीले और विश्व आत्मा गिल्ड के बीच व्यक्तिगत शिकायतें हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते? जी चुवान ने मुस्कुराते हुए चू फैंग से कहा, मैं आपकी शिकायतों को नजरअंदाज कर सकता हूँ, लेकिन मुझे हमारी शिकायतें दूर करने की जरूरत है ना? चू फैंग ने बोलते हुए जी हेंग और उन 2 लोगों पर भी एक नज़र डाली जिन्होंने जी हेंग की मदद की थी। हमारी शिकायतें? जी चुवान स्पष्ट रूप से भ्रमित था, लेकिन उसने जल्दी से जवाब दिया और जोर से जी हेंग, जी गैंग और अन्य जी कबीले के सदस्यों पर चिल्लाया, तुम कमीने! क्या तुमने चू फैंग भाई के साथ कुछ किया है? मैं, जी हेंग ने अपना सिर नीचे कर लिया और कुछ नहीं बोला। ये देखा जा सकता था कि वह जी चुवान से डरता था। वास्तव में जब जी चुवान बोलता था तो जी कबीले के अन्य सदस्य भी उसे अपमानित करने की हिम्मत नहीं करते थे। ये देखा जा सकता था कि जी चुवान का जी कबीले में काफी स्थान था। जो भी हो, इस तरह से व्यवहार करने की कोई जरूरत नहीं है। भले ही आपके मन में मेरे प्रति कोई दुश्मनी न हो, इसका मतलब यह नहीं है कि उनके मन में भी नहीं है। खंभे पहले से ही स्थापित किए गए हैं और उन्हें आप तोड़ नहीं सकते। चू फैंग देख सकता था कि जी चुवान वास्तव में उसे दुश्मन के रूप में नहीं चाहता था, लेकिन जी कबीले के अन्य सदस्य भी ऐसा नहीं सोचते थे। चू फैंग के शब्दों को सुनने के बाद
जी चुवान ने असहाय होकर आह भरी, फिर कहा, चू फैंग भाई, मैं जी चुवान वास्तव में आप पर हमला नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे पास एक मिशन है। मुझे इस दूसरी मंजिल पर विश्व आत्मा गिल्ड के इन लोगों को रोकना होगा। ऐसा लगता है कि मैं केवल आपको अपमानित कर सकता हूँ। बोलने के बाद जी चुवान ने हमला करने की तैयारी की। ओरिजिन क्षेत्र के छठे स्तर का दबाव समाप्त हो गया और ओरिजिन शक्ति की परतें आसपास की हवा में गूंज उठी। जी चुवान माँ की आंख से थोड़ा अधिक शक्तिशाली था और उसे कम करके नहीं आंका जाना चाहिए था। हमला। जब जी चुवान ने हमला किया, उसी समय जी हेंग, जी गैंग और जी कबीले के अन्य सदस्यों ने भी हमला किया। उन सभी ने अपने मजबूत मार्शल कौशल का प्रदर्शन किया, घेर लिया और चू फैंग पर हमला कर दिया। कई शक्तिशाली मार्शल कौशल ने दहाड़ते हुए हवा को चीर दिया। मूल शक्ति की शक्ति ने पूरे हॉल को भर दिया। उस हमले से शक्ति ही एक व्यक्ति को मरने के लिए पर्याप्त थी। आने वाला समय बहुत अच्छा है। हालांकि भीड़ के हमलों का सामना करते समय चू फैंग को जरा भी डर नहीं लगा। आत्मा के दबाव के कारण स्पष्ट रूप से जी चुवान और अन्य लोग प्रभावित थे और उनके पास अपनी असली ताकत का उपयोग करने का कोई तरीका नहीं था। चू फैंग के लिए वह वास्तव में इतना प्रभावित नहीं था और वह अपनी असली शक्ति का उपयोग कर सकता था। जी कबीले के भीतर भले ही मूल क्षेत्र के छठे स्तर पर 5 लोग और मूल क्षेत्र के 5वें स्तर पर 20 लोग थे, चू फैंग बिल्कुल भी नहीं डरा। हुश हुश चू फैंग ने इंपीरियल स्काई तकनीक का इस्तेमाल किया और एक भूत की तरह वह जहां खड़ा था वहां से गायब हो गया। जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह पहले से ही जी कबीले की भीड़ के बीच था। चू फैंग बहुत तेज था और कई लोग समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर पाते थे। एक बड़े कदम के साथ वह जी हेंग के सामने पहुंचा। उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और जी हेंग का लेपल पकड़ लिया, फिर उसके चेहरे पर कई बार जोरदार मुक्का मारा। आह टिल्ड टिल्ड टिल्ड। कई घूंसे खाने के बाद जी हेंग के चेहरे पर खून फैल गया था। उसकी नाक टेढ़ी हो गई थी, उसके आगे के दांत टूट गए थे और उसका पूरा चेहरा विकृत हो गया था। वह पीड़ा में चिल्लाते हुए आंसू और पानी जैसा खून एक साथ मिल गया। तुम मरना चाह रहे हो? एक ही कबीले के लोगों को इतनी बुरी तरह से पीटा जाता देख जी कबीले के लोग हत्या करने के इरादे से आ गए। उनके हमले असामान्य रूप से भयंकर हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे वे चू फैंग की जान लेना चाहते थे। मुझे मारना चाहते हो? तुम में से कोई भी इसके लायक नहीं है। चू फैंग ने अपना हाथ हिलाया और जी हेंग को दूर फेंक दिया। वह भयंकर रूप से दीवार से टकराया और एक जोरदार धमाके के साथ जी हेंग की दर्दनाक चीख के साथ साथ दरार की आवाजें भी सुनी जा सकती थीं। जाहिर है उसके शरीर की कई हड्डियां कई टुकड़ों में टूट गई थीं। जी हेंग को दूर फेंकने के बाद चू फैंग ने एक बार फिर इंपीरियल स्काई तकनीक का इस्तेमाल किया और आसानी से जी कबीले के सदस्यों के घातक हमलों को चकमा दिया। इस बार वह मूल क्षेत्र के छठे स्तर के एक विशेषज्ञ की ओर बढ़ा। ये जी गैंग था, वह व्यक्ति जो पहले मंजिल पर चू फैंग की देखभाल करना चाहता था। बच्चा, बहुत घमंडी मत बनो। चू फैंग के तरीकों को देखने के बाद जी गैंग में पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं रहा और उसने बल का सामना बल से नहीं किया। उसने जल्दी से एक आत्मा संरचना को संघनित किया और चू फैंग के हमले को रोकने के लिए उसे अपने भीतर समाहित कर लिया। धमाका। लेकिन जब चू फैंग के बड़े हाथ उसे पकड़ने आए तो स्पिरिट फॉर्मेशन के पास उसे रोकने का कोई रास्ता नहीं था। चू फैंग की हथेली के सामने वह कांच की तरह टुकड़ों में बिखर गया। स्पिरिट फॉर्मेशन को चकनाचूर करने के बाद चू फैंग ने जी गैंग का लेपल पकड़ लिया। असल में जी गैंग इसके खिलाफ लड़ना चाहता था, लेकिन ये बेकार था क्योंकि चू फैंग का दबाव पहले से ही उसे घेर रहा था। अंत में वह केवल चू फैंग को उसे ऊपर फेंकने दे सकता था और भयंकर रूप से फर्श पर गिर सकता था। जब उसने अपनी पीठ से आती हुई चटकने की आवाज सुनी तो उसे अपनी रीढ़ की हड्डी टूटने का दर्द महसूस हुआ। जी गैंग के बुरी तरह से फर्श पर गिरने के बाद चू फैंग ने अपना पैर उठाया और उसकी छाती पर रौंद दिया। उसने उसकी छाती की हड्डियों को चकनाचूर कर दिया, फिर अपनी निगाहें अपने आसपास की ओर घुमाए और कहा, कचरा का ढेर, जैसा चाहो वैसा आओ। तुम कमीने, मैं तुम्हारी जिंदा खाल खींच लूंगा। मूल क्षेत्र के छठे स्तर का एक और विशेषज्ञ दौड़कर आया और रैंक 5 मार्शल कौशल का प्रदर्शन किया। उस युद्ध कौशल के इस्तेमाल के बाद मूल शक्ति संघनित होकर 2 हल्की सफेद तूफानों में बदल गई। उनमें भयानक शक्ति थी और वे गड़गड़ाहट भरी गर्जना के साथ चू फैंग की ओर घूमे। इस बार चू फैंग ने इसे टाला या टाला नहीं। उसने अपना हाथ उठाया और उस व्यक्ति के रैंक 5 कौशल को जबरदस्ती अपने सामने ले लिया। उसके बाद वह छलांग लगाकर उस व्यक्ति के बगल में पहुंच गया। उसने उसे जमीन पर दबा दिया,
फिर बेरहमी से उस पर कई बार पैर रखा, इस हद तक कि उसका मांस और खून हर जगह उड़ गया। दर्दनाक चीखें कभी खत्म नहीं हुई और यह जी गैंग और जी हेंग से भी ज्यादा दयनीय थी। अध्याय 190 शत्रुता के स्तंभों को गिराना। हे भगवान, ये लड़का कहाँ से आया है? वह इतना शक्तिशाली कैसे है? पहले तो विश्व आत्मा संघ के लोग मदद करना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने अपने सामने का दृश्य देखा तो वे अचंभित रह गए, क्योंकि जिसके पास आंखें थीं, वह चू फैंग की ताकत देख सकता था। भले ही उनके पास बहुत सारे लोग थे और भले ही उनकी साधना कमजोर नहीं थी, चू फैंग और उनके बीच की ताकत बहुत ज्यादा थी। चू फैंग पूरी तरह से अपनी हथेली में उनके साथ खेल रहा था। ये कहा जा सकता है कि उनकी देखभाल करने के लिए आवश्यक शक्ति धूल उड़ाने से भी कम थी। अलौकिक युद्ध शक्ति उनकी कल्पनाओं से परे थी, फिर भी वर्तमान में वास्तविकता में हो रही थी। काफी प्रभावशाली। न केवल उसके पास युद्ध शक्ति है, बल्कि उसकी आत्मिक शक्ति भी सामान्य नहीं है। जी चुवान और जी कबीले के अन्य सदस्य सभी इस आत्मिक दबाव से प्रतिबंधित हैं और उनके पास अपनी पूरी ताकत दिखाने का कोई तरीका नहीं है। हालांकि चू फैंग भाई अलग है। ऐसा लगता है कि उस पर आत्मा के दबाव का बिल्कुल भी असर नहीं है और वह अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर सकता है। उस मजबूत आत्मा शक्ति की तुलना गुबो से की जा सकती है और उसे देखते हुए मुझे लगता है कि उसके लिए चौथी मंजिल में प्रवेश करना कोई समस्या नहीं होगी। माँ की आग ने कहा, क्या चौथी मंजिल में प्रवेश करें? गुबो से तुलना करने में सक्षम? क्या यह आदमी वास्तव में इतना मजबूत है? माँ की आग के शब्दों को सुनने के बाद विश्व आत्मा गिल्ड के लोग अतुलनीय रूप से हैरान थे। ठीक उसी समय चू फैंग ने अपना हाथ लहराया और उसकी मूल शक्ति एक हिंसक तूफान में बदल गई, क्योंकि इसने सीधे कई जी कबीले के सदस्यों को फर्श पर गिरा दिया और उन्होंने भी चेतना खो दी। केवल इतना ही नहीं, अपने तरीकों से वह 5वीं मंजिल पर भी जा सकता है। ये व्यक्ति बहुत ताकतवर है। अगर वह इस उम्र में ही ऐसा है, तो मुझे आश्चर्य है कि कुछ सालों बाद वह किस मुकाम पर पहुंचेगा। सौभाग्य से हमने उसके साथ अच्छे संबंध स्थापित कर लिए हैं, वरना वह भविष्य में बहुत बड़ा दुश्मन बन सकता था। माँ की आग ने अपने बगल में बैठे लोगों से गंभीरता से कहा, क्योंकि उसके दिल में एक विचार था। वह ये था कि उसे चू फैंग के साथ अच्छे संबंध बनाने थे, क्योंकि उसे लगा कि चू फैंग की प्रतिभा उनके अपने प्रतिभाशाली गुबो से भी अधिक महान थी। वह एक दुर्लभ प्रतिभाशाली व्यक्ति था और उसे उनके विश्व आत्मा संघ में शामिल किया जाना चाहिए और उनके द्वारा उपयोग किया जाना चाहिए। उसी समय चू फैंग ने अपने हमलों को कमजोर कर दिया। मूल क्षेत्र के 6ठे स्तर पर मौजूद जी कबीले के कई सदस्यों को बेरहमी से पीटा गया। मूल क्षेत्र के 5वें स्तर पर मौजूद जी कबीले के सदस्य चॉपिंग बोर्ड पर मछलियों की तरह थे, क्योंकि चू फैंग द्वारा उन्हें स्वतंत्र रूप से मारा जा रहा था। जी कबीले के सदस्य जो चू फैंग के साथ कुछ भी करना चाहते थे, उन्हें आखिरकार इस मामले की गंभीरता का एहसास हुआ। चू फैंग आखिर एक नर्म खुरमा कैसे था जिसे कोई भी निचोड़ सकता था? वह बस एक पागल, विकृत व्यक्ति था। न केवल उसके पास उन लोगों के खिलाफ लड़ने की क्षमता थी, बल्कि उसके हमले असामान्य रूप से क्रूर थे और वे लगभग उसके द्वारा मारे गए थे। उन्होंने उस समय वास्तव में एक लोहे के बोर्ड को लात मारी थी। यह कोई सामान्य लोहे का बोर्ड नहीं था, बल्कि एक बहुत ही कठोर लोहे का बोर्ड था। न तो स्वर्ग से डरता था, न ही धरती से। परिणामों की परवाह किए बिना काम करना, लेकिन एक लोहे का बोर्ड जिसमें एक निश्चित ताकत थी। उस स्थिति में जी कबीले के सदस्यों में पहले से ही हत्या करने की कोई मंशा नहीं थी। इसकी जगह अंतहीन भय ने ले ली थी। कुछ लोग तीसरी मंजिल पर भागकर सुदृढ़ीकरण के लिए अनुरोध करना चाहते थे, लेकिन चू फैंग ने उसे वह मौका भी नहीं दिया। विशाल आत्मा संरचना ने उन्हें घेर लिया और हर एक व्यक्ति पिंजरे के भीतर पक्षी बन गया, क्योंकि कोई भी चू फैंग द्वारा बनाए गए आत्मा संरचना को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। उस समय असुर भूत टॉवर की दूसरी मंजिल पर चू फैंग मुख्य संहारक था और कोई भी उसके खिलाफ बचाव नहीं कर सकता था। मरो, तुमने हमारे साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत की। बेहतर होगा कि तुम ये जगह छोड़कर न जाओ, वरना अगर तुम गए तो मेरे जी कबीले के बुजुर्ग तुम्हारी जान ले लेंगे। सिर्फ तुम ही नहीं, बल्कि चू फैंग के पीछे पड़ा जी कबीले का एक सदस्य उसे बुरी तरह धमका रहा था। हालांकि उसके बोलने से पहले ही चू फैंग ने उसका मुंह पूरी तरह से बंद कर दिया। उनकी आंखों के सामने जी कबीले के 25 सदस्यों में से 24 पहले ही बेहोश हो चुके थे। हल्की चोटों वाले लोगों की कुछ नसें फट गई थीं और कुछ हड्डियां टूट गई थीं, जबकि गंभीर चोटों वाले लोगों के शरीर पर खून बह रहा था और वे गंभीर रूप से घायल थे। चू फैंग भाई, तुमने इस बार वाकई बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है।
मेरे जी कबीले के वरिष्ठ तुम्हें माफ नहीं करेंगे। जी चुवान ने चू फैंग पर फिर से हमला नहीं किया। जिस क्षण चू फैंग ने उसके हमले को चकमा दिया, उसे पहले से ही पता था कि वे चू फैंग को नहीं हरा सकते। शुरू से अंत तक वह किनारे पर खड़ा रहा और चू फैंग को अपने कबीले के सदस्यों को पागलों की तरह कुचलते हुए देखता रहा। तुम्हारा जी कबीला जिस तरह से काम करता है, वे निश्चित रूप से चू फैंग भाई को माफ नहीं करेंगे, लेकिन आत्मा प्रांत के भीतर मेरा विश्व आत्मा संघ उसकी रक्षा करेगा। ठीक उसी समय माकियांग और अन्य लोग वहां चले आए। क्या आप उसकी रक्षा करने में सक्षम हैं? जी चुवान ने पूछा। आप कोशिश करके देख सकते हैं। माकियांग आत्मविश्वास से भरा हुआ था। यह अच्छी बात है। जी चुवान ने सिर हिलाया और फिर चू फैंग की ओर देखा और कहा, चू फैंग भाई, चाहे तुम और मेरा जी कबीला कैसा भी हो, मैं जी चुवान हमारे बीच कोई दुश्मनी नहीं चाहता। मुझे उम्मीद है कि एक दिन ये नफरत खत्म हो जाएगी और हम दोस्त बन जाएंगे। आगे बढ़ो। जी चुवान ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने विरोध करना छोड़ दिया और चू फैंग को उसे संभालने दिया जैसा वह चाहता था। अगर तुम चाहो तो तुम भी ऊपर आ सकते हो। हालांकि चू फैंग ने जी चुवान पर हमला नहीं किया क्योंकि वह बता सकता था कि जी चुवान अन्य जी कबीले के सदस्यों से अलग था। हालांकि जी चुवान विश्व आत्मा संघ के लोगों के प्रति दयालु नहीं होगा, लेकिन उसके पास कोई बुरा इरादा नहीं था। चू फैंग के चले जाने के बाद कुछ जी कबीले के सदस्य जी चुवान पर हमला करना चाहते थे। आखिरकार जी चुवान ने उनमें से कुछ को बेहोश करने के लिए मारा था। हालांकि जो लोग हमला करना चाहते थे उन्हें माकियांग ने बलपूर्वक रोक दिया। एक फीकी मुस्कान के साथ माकियांग जी चुवान के बगल में चला गया, घुटनों के बल बैठ गया और उसके कान के पास धीरे से कहा, जी चुवान, आपकी आंखें काफी खास हैं और आप देख सकते हैं कि चू फैंग भाई एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। लेकिन दुख की बात है कि आपके जी कबीले के रवैये के कारण उन्हें अन्य कबीलों के साथ संबंधों में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आपने एक बहुत बड़ा दुश्मन बना लिया है, जबकि हमने एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के साथ दोस्ती की है। यही कारण है कि मेरा वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड और भी मजबूत होता जा रहा है, जबकि आपका जी कबीला उसी क्षण कमजोर हो रहा है। इतना कहकर माकियांग ने चू फैंग को पकड़ लिया। बाकी 4 लोग पीछे रह गए और घायल लोगों को बाहर निकाला। जी चुवान तीसरी मंजिल की ओर नहीं गया और विश्व आत्मा संघ के लोगों की तरह वह भी घायल लोगों को बाहर ले आया। जब उन घायल लोगों को असुर भूत टॉवर से बाहर लाया गया तो वहां बहुत बड़ा हंगामा हुआ। वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड और जी कबीले के उच्च अधिकारी क्रोध से एक दूसरे पर हमला करने ही वाले थे। चूंकि जी चुवान और विश्व आत्मा संघ के अन्य लोगों ने चू फैंग द्वारा जी कबीले को गंभीर रूप से घायल करने के बारे में कुछ नहीं कहा था, इसलिए जी कबीले के सदस्यों ने सोचा कि क्रूर हमले विश्व आत्मा संघ के लोगों द्वारा किए गए थे। हालांकि चूंकि वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड में भी लोग घायल हुए थे, इसलिए दोनों पक्षों ने इस बारे में कुछ नहीं किया। इसके अलावा चूंकि यह वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड की भूमि थी, इसलिए जिशी कबीले बहुत ज्यादा जिद्दी नहीं थे और अंत में वे शांत हो गए। असुर भूत टॉवर से सभी घायल कबीले के सदस्यों को बाहर लाने के बाद जी चुवान ने फिर से टॉवर में प्रवेश नहीं किया। वह केवल कबीले के बुजुर्ग के पीछे खड़ा रहा और असुर भूत टॉवर को घूरता रहा।